नमस्कार, सीएनबीसी की आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक ऐसे हफ्ते का अंत हो रहा है जहां पर बाजार डिसाइड नहीं कर पाया कि उसे ऊपर जाना है या नीचे। ना ही बाजार ये डिसाइड कर पाया कि आईटी स्ट्रांग है, बैंक स्ट्रांग है, कौन वीक है। बिल्कुल इस तरीके का हफ्ता, और एक ऐसा हफ्ता जहां पर अर्निंग सीज़न भी ख़त्म होने जा रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक मौके भी बाजार शायद मंडे से आपको कम दे दे। ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग होगा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। और देखते हैं, वैसे कहने को सारे इंडेक्स रेड में हैं, लेकिन जैसा ब्रेक से पहले आशीष बता रहे थे, शानदार रिकवरी आई है। और लगातार 3 दिन से ये ट्रेड प्ले हो रही है। पहले घंटे में गिरावट आती है, 24,450 के स्टॉप लॉस के साथ वाली वो ट्रेड वर्कआउट होती है, फिर 24,250 के स्टॉप के साथ की लॉन्ग ट्रेड प्ले होती है। ये 3 दिन तक लगातार मार्केट ने किया है। देखते हैं आखिरी के 1.5 घंटे में पिक्चर बदलेगी यानी। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूरे दिन एक रेंज में घूमने के बाद बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी। बैंक निफ्टी में भी दिन के लो से सुधार। मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्का दबाव। कच्चा तेल $88 के ऊपर आया। आज अर्निंग सीजन का आखिरी दिन। मेटल और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोरी, करीब 1% फिसले दोनों ही सेक्टरल इंडेक्सेस। साथ ही कैपिटल मार्केट, केमिकल्स और एफएमसीजी पर भी दबाव कायम। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कैपिटल गुड्स शेयरों में हल्की खरीदारी। आवाज़ की प्रीपेड प्लान महंगा होने की खबर के बाद से टेलीकॉम शेयरों में एक्शन कंटिन्यू होता हुआ। 3% तेजी के साथ भारती एयरटेल में ब्रेकआउट। वोडाफोन आइडिया भी 4% उछला। भारतीय हेक्साकॉम में भी रैली। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। शानदार रिजल्ट्स के बाद भागा होनासा करीब 3% चढ़कर लाइव हाई पर पहुंचा शेयर। वहीं नतीजों के दम पर इंजीनियर्स इंडिया में भी उछाल कायम। उधर मजबूत कमेंट्री से पेज इंडस्ट्रीज मजबूत। कल नतीजों और ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट्स के दम पर भागा जुबिलेंट फूडवर्क्स, करीब 4% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। वहीं अच्छे नतीजों के बाद वेल्सपन लिविंग 5% उछला। साथ ही इंडिगो पेंट्स में भी जोरदार तेजी। नतीजों के बाद से अपोलो हॉस्पिटल्स में लगातार दूसरे दिन तेजी। खराब रिजल्ट्स के बाद टाटा मोटर्स पीवी में तेज गिरावट। जेएलआर फिर बनी शिद्दत। शेयर 5% टूटकर बना निफ्टी का टॉप लूजर। वहीं ब्राजील की कंपनी एलुनोटे की एल्यूमिनियम प्रोडक्शन बढ़ाने की खबर से नाल्को 5% टूटा। बिग स्टॉक्स में आज सुबह दोनों ही में लिया गया था नेगेटिव नजरिया। ओके, चलिए फिर शुरुआत करेंगे शो की। शानदार रिकवरी आ रही है इस समय मार्केट में। एग्जैक्ट 100 पॉइंट की रिकवरी है। आज का लो था 24,296। इनफैक्ट श्रेया वीरू, पता है 3 दिन का लो बताऊं आपको, 24,361, जो 261, 24,321 और 24,296। और तीनों दिन हमारा स्टॉप लॉस शॉर्ट ट्रेड में, लॉन्ग ट्रेड में था 24,250 का। ऑब्वियसली सुबह सुबह एक शॉर्ट ट्रेड भी प्ले हुई, लेकिन इशू क्या है, ये पूरा हफ्ता पूरा दिन कन्फ्यूजन वाला रहा। इस पूरे दिन और पूरे हफ्ते मार्केट एक दायरे में रहा। निफ्टी का एक हफ्ते का चार्ट रखिएगा और वो पूरी कहानी आपको बयां कर देगा कि एक्चुअली हुआ क्या है या क्या नहीं हुआ है। ठीक है, या आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शायद वो सही पिक्चर नहीं दिखा रहा है। ये 7 दिन का लेता है। दिस वीक है क्या आपके पास? हाँ, दिस वीक, ये देखिए, ये दिस वीक है। तो कुछ खास नहीं हुआ है मार्केट में। ये जो बीच में आप बुर्ज खलीफा देख रहे हैं, ये वो आई थिंक कैश का इम्पैक्ट था। तो खैर एनीवे, अब निफ्टी ना चलने को तैयार ना गिरने को तैयार, और एक रेंज में पूरा हफ्ता हमने बिताया है। और एक चीज़, ना तो बैंक निफ्टी ना ही निफ्टी आईटी, दोनों में कोई ट्रेंड नहीं मिल रहा है। एक दिन एक चलता है, फिर अगले दिन रिकवरी, फिर अगले दिन गिरावट, फिर अगले दिन फिर रिकवरी। तो ये बहुत ही अजीब सा माहौल है। देखिए निफ्टी आईटी में भी कोई ट्रेंड नहीं है। अगर आप देखें, नॉर्मली मज़े आते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में। यहाँ पर ना तो डेली पर कोई ट्रेंड मिल रहा है, ना वीकली पे। हाँ, ट्रेंड एक है कि अगर आप एजेस पर ट्रेड कर रहे हैं तो इस मार्केट को आज मिड और स्मॉल कैप में बहुत कम मौके मिले। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़े मूवर्स एंड शेकर्स आपको मिले नहीं। आज एडवांस डिक्लाइन भी आज थोड़ा ख़राब ही रहा। डिक्लाइंस के फेवर में ही रहा मामला, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी सुबह से एक गैप बना था एडवांस और डिक्लाइन के बीच में, वो इंटैक्ट है। इंडिया विक्स, यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं है, हल्का सा नीचे ही आया इंडिया विक्स इनफैक्ट 0.1। और पुट कॉल रेशियो सेम है। सुबह हमने 0.91 से शुरुआत की थी, अभी जो मैंने लास्ट डेटा चेक किया तो 0.9 पर ही था। और आज अर्निंग सीज़न का भी आखिरी दिन है, तो मैं कह रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग सीज़न से भी अब आगे जाते हुए ट्रिगर ना मिलें आपको। और कच्चा तेल ये थोड़ा सा ऊपर आया है, अब 88.5 पर आया। सुबह हम 87.5 पर थे, अब हम 88.5 पर आए हैं। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग मामला है इस समय मार्केट को लेकर।
कंफ्यूजिंग है, ठंडा पड़ा हुआ इंडाइसिस पर्टिकुलरली अगर बात करें। हालांकि अभी रिकवरी और निफ्टी आपको 2 अंकों पर इन ग्रीन कामकाज करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर रिकवरी अच्छी है। एक बार बैंक निफ्टी भी रख दीजिए। और ब्रेथ तो खराब थी ही आज की सेशन की, लेकिन जैसा कि जिक्र हुआ कि आज अर्निंग सीजन का लास्ट डे है, तो यहाँ से ट्रिगर्स भी अब काफ़ी कम होंगे स्टॉक स्पेसिफिक सर। तो सवाल ये कि मार्केट में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रेडिंग के कुछ बड़े मौके इंडाइसिस पे नहीं मिलते हुए नजर आए हैं। और जिस तरीके से प्रेशर रहा है पिछले ये पूरा वीक, पिछला वीक भी अगर हम चर्चा करें तो अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी हो, रणनीति हो निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर, जहाँ पर थोड़ा मामला ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी कम मिलेंगे मार्केट में, तो फिर किस तरीके से अब इस मार्केट को देखा जाए? देखिए, बाजार के मैसेज को पढ़ना ज़रूरी होता है और बाजार कह रहा है कि कुछ दिन बड़ी ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ट्रस्ट में इस तरीके की मार्केट में ही आपका ट्रेडिंग कैपिटल वाइप आउट होता है, जहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं होता। जहाँ पर आप ज़बरदस्ती की ट्रेड ढूंढें ना, जहाँ पर अब एक कन्विक्शन आए, कोई कन्विक्शन वाली ट्रेड मिले। जैसे 2 दिन पहले हमने भारती पे कहा था कि बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, स्टॉक री रेट होगा। वहाँ पर अगर आपने ट्रेड ले लिया और उसके बाद आप उसमें बने रहे तो अच्छा पैसा बना। ये देखिए, आज 2000 क्रॉस हो गया। जब न्यूज़ आई थी हम 1890 पर या 1900 पर थे, है ना। एक हफ्ते का चार्ट अगर आप देख लें तो 1900 के करीब पर थे, 1910 पर थे, 90 रुपये का मूव आ गया। तो या तो आपको कन्विक्शन मिले, वरना रेंज को आप स्मार्टली ट्रेड करें। लेकिन एक चीज़ समझ लें, अगर आप रेंज को भी स्मार्टली ट्रेड कर रहे हैं, आज भी निफ्टी ने दोनों तरफ के स्टॉप लॉस नहीं छुए। मॉर्निंग का जो रेंज थी हमारी 24,250 से 24,450 की थी, है ना। अभी भी हम देखें तो उस रेंज में ही है। उस रेंज से 46 पॉइंट ऊपर का हाई है, उस रेंज से 46 पॉइंट नीचे का हाई है और 46 पॉइंट ऊपर का लो है। अब शायद कोशिश कर रहा है निफ्टी उस रेंज से बाहर आने की, शायद, वो भी शायद है, पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऐसी ट्रेड्स में आपको 50-60 पॉइंट मिल रहे हैं। मतलब ये क्यूटनेस की बात है कि आप एकदम ही लो पे ले लेंगे और एकदम हाई पे बेच देंगे, वो कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। और वो पोस्टमार्टम में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे होते होंगे तो ऑब्वियसली आप 50-60 पॉइंट से ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, ठीक। क्योंकि एक अगर आप लॉन्ग ट्रेड भी ले रहे हो तो पहले वेट तो करेंगे ना कि हाँ उस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है नहीं। अब आप जैसे बहुत ईजी कहना कि अब 24,450 पे शॉर्ट, लेकिन वो कन्विक्शन तो आना चाहिए ना शॉर्ट करने का, ठीक है। तो ऐसी मार्केट ना श्रेया नॉर्मली ना काफ़ी टायरिंग मार्केट होती हैं, जिससे मैं वर्ड यूज़ करता हूँ टायरिंग मार्केट। और इसीलिए ऐसी मार्केट में बहुत ज़रूरी होता है कि आप ओवर ट्रेडिंग ना करें। अब जैसे हमने पिछले 3-4 दिन से बैंक निफ्टी पे एक व्यू लिया हुआ है कि हम सिर्फ लेवल बताते हैं लेकिन हम ट्रेड नहीं लेते हैं। कोई ट्रेड की बात नहीं हो रही, क्योंकि इस तरीके की मार्केट में आप नहीं ट्रेड कर पाएंगे। आपके दोनों तरफ के स्टॉप लॉस लगेंगे। बहुत ही स्मार्ट ट्रेडर हैं आप तो ठीक है, अच्छी बात है। ज़बरदस्ती ट्रेड ना ढूंढें, जैसे मैं कह रहा हूँ ट्रेड को अपने पास आने दें, ठीक है। ऐसे टेलीकॉम है, जैसे मैंने एक जिक्र किया था, टेलीकॉम और सिर्फ भारती क्यों, अगर आप वोडाफोन आइडिया देखें, वोडाफोन आइडिया पे ज़बरदस्त भागा है। और वोडाफोन आइडिया में तो रिजल्ट का भी ट्रिगर था, रिजल्ट आए उसके बाद ये न्यूज़ आई, यहाँ पर अच्छा आपको ब्रेकआउट मिला है। डिफेंस एक और पॉकेट है जो मजबूत है, हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है हायर लेवल से डिफेंस में भी, लेकिन ये एक पॉकेट है जो फिर भी रिलेटिवली एक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पॉकेट है, ठीक है। निफ्टी पर जहाँ तक अप्रोच की बात है, आपका सपोर्ट रहेगा 24,250 से 24,300 का, और रेजिस्टेंस रहेगी 24,450 से 24,500 की। बैंक निफ्टी पर सपोर्ट है आपका 57,100 से 57,300, जो आज सुबह में हमने मेंशन किया था, और रेजिस्टेंस रहेगी आपकी 57,600 से 57,800, जहां पर आज का हाई भी प्लेस्ड है। लेट्स वेट एंड वॉच, आखिरी का 1 घंटा 35 मिनट अब हमारे लिए क्या लेकर आएगा। लेकिन वेरी गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ मूव बने? बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। 3 स्टॉक्स में यहाँ पे अनुज रखना चाहूँगा। पहला स्टॉक कौन सा है? एक तो भारतीय होगा जिसका आपने उल्लेख किया, लेकिन उसके बाद में होगा। लेकिन पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स आपके स्क्रीन पे आएगा। एक रेडिको खितान के एक बहुत सिंगल हैंडेडली अगर आप देखें एक बड़े मूव के बाद लीकर स्पेस में अब यूएसएल प्रिपेयर करता हुआ अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मूव के लिए डे हाई पर 1549 पे, जरा फ्यूचर्स रखिएगा, ओआई रखिएगा। इसने अभी तक सिंस 21 जुलाई यानी ऑलमोस्ट 1 महीने के अंतराल में कभी भी अपना टेंडेमा नहीं तोड़ा। इवन अगर आप इस पूरे हफ्ते को देखें, लोडिंग अब धीरे धीरे अच्छी हो रही है, करीब 1% हुआ है बिल्डअप, 84,000 शेयर का, तो बिल्डअप पहला यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद मैं कहूँगा भारतीय एयरटेल, जिसका जिक्र अनुज आपने भी किया, सुबह भी हम इनफैक्ट इसकी बात कर रहे थे। भारतीय एयरटेल में 2000 यानी 2000 के साइकोलॉजिकल लेवल को मार्क किया, बड़ा मूव, एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम है, प्लस जरा आप इसके फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट को देखिए, प्लस एक और चीज़ 5 लाख शेयरों की लोडिंग हुई और
ये फ्यूचर्स है। अगर आप स्पॉट में देखें, स्पॉट्स को कंसिडर करते हुए 1900 लेके 2000 तक की सारी की कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग, इवन 2060 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, इवन 2100 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग। हालांकि 2020 की कॉल में अगर आप देखें कोई शॉर्ट कवरिंग अभी तक नहीं है, बट मेजर स्ट्राइक 2000 की जो कॉल है उसने सब्सटेंशियल वाई शेयर किया है। तो भारतीय अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अच्छा प्लेसमेंट नजर आता हुआ। और एक स्टॉक और रखना चाहूँगा यहाँ पे, प्लीज़ ज़रा लेके आइएगा, अदानी पोर्ट्स। रिवर्सल अगर आप खोज रहे हैं तो इस स्टॉक को देखिएगा। एक यहाँ पर इन्वर्टेड फ्लैग की बेरिश पैटर्न थी, लेकिन उसका एक फेलियर है, काउंटर रिवर्सल में अब 1700 को स्ट्राइक करता हुआ, तो इस स्टॉक पे नजर रखिएगा। अच्छा, ये रही बात स्टॉक्स की। अब आता हूँ अनुज, एक ऐसे दिन पर जब हम मतलब रेंज बाउंड जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की स्पीच याद है ना अनुज, जब एक बार उन्होंने आके जीएसटी कट का आह्वान किया था, है ना, कि जीएसटी कट होगा, उसके बाद पूरे ऑटो की शक्ल सूरत बदल गई। एक बार फिर से शनिवार के दिन उनकी वो स्पीच होगी। क्या लग रहा है अनुज, इस वक्त सरकार के लिए या फिर प्रधानमंत्री के लिए अर्थव्यवस्था के लिहाज से डिलीवर करने के लिए क्या है, कुछ जहन में आता है? पिछले साल ही किया था उन्होंने, हाँ, जीएसटी कट का ऐलान, है ना, जीएसटी कट, हाँ, पिछले साल ही किया था, बिल्कुल 15 अगस्त। देखिए, आई थिंक मार्केट आपको कह रही है कि अगर आप किसी एक सेक्टर पे इंडिपेंडेंस डे पे कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट करें तो वो डिफेंस होगा। जैसे पिछले साल ऑटो था जिस पे जीएसटी, जिस पे वो कटाया था। आई थिंक मार्केट का इस हफ्ते का, डिफेंस का इस हफ्ते का एक्शन रखिएगा, इस साल को हटा के इस हफ्ते का प्राइस एक्शन तो सजेस्ट कर रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेशन है कि शायद डिफेंस पे कुछ आ जाए, है ना, ऐसा कुछ एक एक्सपेक्टेशन है। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ मार्केट एक्सपेक्टेशन लेके जा रहा है। लेकिन हाँ, 15 अगस्त पर नॉर्मली आई थिंक जो मार्केट में रिकवरी आई है, इसको भी आप उससे जोड़ के देख सकते हैं कि अगर कुछ इकॉनमी से जुड़ी कोई बड़ी अनाउंसमेंट आ गई और मंडे मॉर्निंग को इसकी वजह से आपको कोई एक बड़ा गैप अप मिल गया, तो बिल्कुल इसकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन क्लियरली ये ओवर द वीकेंड एक बड़ा ट्रिगर आपके लिए क्लियरली होने वाला है। चलिए श्रेया के पास चलते हैं और जानते हैं कि और क्या क्या हम डिस्कस कर सकते हैं आज। राइट सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्पीच पे तो नजरें रहेंगी ही और सीएनबीसी आवाज़ पर आप वो सुनेंगे। उसके बाद से फिर मार्केट में देखेंगे मंडे कैसा एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, हालांकि अपने ओपनिंग कमेंट्री में आपने जिक्र किया सर, थोड़ा और डिटेल में मैं समझना चाहूँगी। वोडाफोन आइडिया वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है, 4.5%, 5% ऊपर है। भारतीय एयरटेल आप बता रहे थे एक तरफा भागा जब सीएनबीसी आवाज़ पर सबसे पहली वो खबर ब्रेक हुई। अब इन दोनों स्टॉक्स में कैसे आप एक्शन देखते हैं? क्या ये जिस तरीके से रिएक्शन अभी देखने को मिल रहा है ये आगे भी कंटिन्यू करेगा? देखिए, एक चीज़ क्लियर है, भारती काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा था उस न्यूज़ से पहले, और हाँ, वो न्यूज़ जब से आई है उसके बाद से भारती ने मुड़ के नहीं देखा है, ठीक है। और क्लियरली न्यूज़ बहुत पॉजिटिव है। देखिए, जब आप बेस प्लान को 16% महंगा करते हैं ना, ज़्यादातर लोग बेस प्लान यूज़ करते हैं, ये फैक्ट है। तभी तो आरपू जो है वो इतना 190 समथिंग होता है, ठीक है। तो आई थिंक इस वजह से वो मूव आया, और सिर्फ भारती नहीं, अगर आप देखें तो आइडिया में भी वो मूव आया, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री जो है ना, अब ये इंडस्ट्री इस तरीके से काम करती है, एक प्लेयर मूव करता है तो बाकी के दोनों प्लेयर्स फॉलो करते हैं। मेरा पर्सनल मानना ये है कि भारती टिपिकल एक स्टॉक है। भारती का आप अगर 2 साल का चार्ट देखेंगे, भारती एक टिपिकल ऐसा स्टॉक है जो 3-4 महीने तक आपको तंग करता है, उसके बाद उसको एक हफ्ता लगता है वापस अपना ऑल टाइम हाई निकालने में, ठीक है। 2174 का इसका हाई बना था, आई थिंक कितना 4 या 5 महीने हो गए उसको, उसके बाद से स्टॉक लगातार करेक्ट हो रहा था। आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि वापस अपने प्रीवियस हाइस की तरफ बढ़ रहा है। आई थिंक टेलीकॉम पर आप नज़र रख रहे हैं, भारती आइडिया, साथ ही इंडस टावर पर भी नज़र रखें। आई थिंक ये भी एक और स्टॉक है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा अच्छा मोमेंटम आ सकता है। वरना खैर मार्केट इंडिविजुअल स्टॉक्स का है। मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए होनासा का चार्ट रखिएगा जरा इंट्राडे, और क्योंकि दोपहर को शायद थोड़ी परेशान थी कि उनका इक्का चला नहीं, लेकिन मैं कहा कोई बात नहीं, चलेगा, आफ्टरनून में चलेगा। 6% अब ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और शानदार मोमेंटम है इसमें। अगर ये मूव 5 मिनट पहले आ गया तो मैं इसको रफ्तार के घोड़े में भी ऐड करता, लेकिन अभी आया है तो इसके लिए, लेकिन शानदार मोमेंटम। और देखिए, जब अर्निंग्स अच्छी आती है ना, तो इस तरीके के मूव्स आते हैं, और शानदार 5.6% के करीब के मूव्स इस समय आते हुए। चलिए एक काम करते हैं, आपको रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स बता देते हैं। एक तो है ही आपकी स्क्रीन पर होनासा कंज्यूमर, लेकिन इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स अच्छे नंबर्स के बाद दूसरे दिन यहाँ पर तेज़ी,
भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, CNBC आवाज़ की खबर के बाद से आपने अच्छे मूव्स देखे दोनों स्टॉक्स में। हिताची और BHEL पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स, यहाँ पर अच्छी खासी रैली आज आपको देखने को मिली। और जी एंटरटेनमेंट सैट से स्टे मिला और उसके बाद एक बड़ी रैली आई जो लॉजिकल था, जो आपने देखा स्क्रीन पर प्ले होती हुई। फिसड्डी स्टॉक्स में नैल्को, सुबह हमने एक्सप्लेन किया था कि ब्राज़ील की एल्यूनॉट एल्यूमिना ये प्रोडक्शन बढ़ाने वाली है, तो इसका एक इम्पैक्ट बिग स्टॉक्स में हमने इसको आज डिस्कस किया था, नेगेटिव लिया था इसको। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एक और हमारा बिग स्टॉक था जिसको हमने नेगेटिव लिया था, खराब नतीजे, खासतौर से JLR फिर मुसीबत बना हुआ है, यहाँ पर गिरावट आई। और लीप इंडिया, सच बताऊं तो मैं कन्विंस नहीं था इस IPO से। लीप इंडिया ये देखिए खराब लिस्टिंग, एकदम खराब लिस्टिंग, 5% का प्रीमियम हुआ सिर्फ, और उसके बाद वो भी ढह गया और IPO प्राइस के नीचे अब ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। चलिए श्रेया, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम। क्योंकि मार्केट में थोड़ी रिकवरी हो रही है सर, तो देखते हैं कि आज ट्रेंडिंग स्टॉक्स में सबसे चढ़ने वाले स्टॉक्स कौन से हैं। इनफैक्ट किसने रिकवरी में साथ दिया है आपके स्क्रीन पर आएंगे, और जो स्टॉक्स की हम चर्चा कर रहे थे वही सारे स्टॉक्स आपको नजर आएंगे। एक बार स्क्रीन पर रखती हूँ मैं। अपोलो हॉस्पिटल, वो बिलिंग पर कैपिंग की वजह से जो थोड़ी हमने गिरावट देखी थी, अब वो कहीं ना कहीं थमती हुई 3.5% ऊपर नजर आएगा। भारतीय एयरटेल, खबर समझिए हमने बेस प्लान में जिस तरीके से इजाफा किया गया है, तो 3.5% उस खबर के बाद लगातार ये दौड़ा है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अडानी पोर्ट्स 2.5%, अडानी इंटरप्राइजेस भी आपको 2% से ऊपर कामकाज करता हुआ नजर आएगा। वोडाफोन आइडिया अगेन पूरा टेलीकॉम स्पेस फोकस में है, तो ये रखे रेडार पर। वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है 5% ऊपर। IT पैक से मिड कैप ITs ने हमेशा अच्छा किया है। ओरेकल फाइनेंशियल आज भी देखिए 3% ऊपर है। जुबिलेंट फूड नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस बुलिश और 3.5% दौड़ गया। मैक्स फाइनेंशियल अगेन रिजल्ट इम्पैक्ट, नतीजे अच्छे थे, 2.5% ऊपर नजर आएगा। गिरने वाले स्टॉक्स कौन से? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, नतीजे खराब थे, जाहिर तौर पर स्ट्रीट ने किया है पनिश, 4.5-5% नीचे। एशियन पेंट्स क्रूड में जिस तरीके से उछाला है लगभग 2% नीचे। जियो फाइनेंशियल 2% टूटा आज के सत्र में, और ONGC भी आपको 2% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। नैल्को, खबर समझी बिग स्टॉक्स भी था, रेड में लिया गया था, 6% नीचे। HPCL NBCC में भी गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रही है, और हिंद जिंक आपको 3% नीचे नजर आएगा। यहाँ पर भी मुनाफा वसूली देखी जा रही है। मेटल पैक हालांकि आज देखें तो थोड़ा बैकफुट पर ही है। ये तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात हो गई। अब समझाते हो कि कार्यक्रम में होगा क्या, तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, सोमिल मेहता, कविता जैन और प्रशांत सावंत जी से। साथ ही अरुण कुमार मंत्री जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। 2:20 पर आशीष बताएंगे कि जुबिलेंट फूड में तेजी क्यों है, और नूपुर से समझेंगे नैल्को और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में गिरावट की वजह क्या रही। 2:30 असीम से जानेंगे शुगर शेयरों में मिठास क्यों बढ़ी है। फिर 2:40 पर नूपुर बताएंगे कि Q1 नतीजों से कौन से शेयर जोरदार भागे और किस में रही भारी गिरावट। 2:50 पर आशीष से जानेंगे आज़ादी से पुरानी कंपनियों की कहानी, जो आज भी मार्केट की शान है। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक होगा। साथ ही 3:10 पर BTST STBT ट्रेड्स लिए जाएंगी। 3:15 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे पाइपर सरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी। 3:25 पर नुपुर से जानेंगे अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हमारा पैनल तैयार है। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय की ट्रिगर, इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून डियर, सभी पैनल्स को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स अच्छा लग रहा है मुझे। सेटअप की सबसे ब्यूटीफुल बाउंस बैक मिला है। ट्रेड करा है 1694, स्टॉप लगाएंगे 1680, मतलब 14 रुपए का। टारगेट होना चाहिए 1720 का। अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट 1694 पे आपका बाय कॉल। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा बाजार बहुत ही नैरो है, बहुत ही छोटे रेंज में, तो जो डिफेंस थीम चल रही है बस उसी के साथ रहूंगा। तो उसमें से जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा HL का चार्ट अच्छा है। तो देखिए 5040 के आसपास है, तो हमें स्टॉप लॉस रखना है करीबन 5000 का, या 5010 का स्टॉप लॉस भी चलेगा, छोटा स्टॉप लॉस रखे। और इसका जो स्विंग का टारगेट आना चाहिए वो रहेगा 5105 150 का। तो HL पे एक ट्रेडिंग बेट लेंगे। राजेश जी ने HAL चुना है, डिफेंस पैक में अच्छा मूव, और HAL देखिए आप डेज हाइपर कर रहा है कारोबार। अरुण जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड।
जी श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। श्रेया जी, आईटी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं नीचे लेवल से अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो परसिस्टेंट सिस्टम में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक फ्लैग ब्रेकआउट का मुझे लग रहा है पैटर्न परसिस्टेंट सिस्टम में देखने को मिल रहा है, तो 5580 के आसपास स्टॉक है। मुझे लग रहा है अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक 5700 तक के टारगेट दिखा सकता है, तो परसिस्टेंट को खरीदने की सलाह है। 5510 का स्टॉप लॉस लगाएं और 5705 तक के टारगेट्स परसिस्टेंट सिस्टम में आ सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स में मानस जी, गुड आफ्टरनून। मानस जी, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून आनंद जी। तो देखिए, इंडस स्टार में खरीदारी करने की राय रहेगी। इंडस स्टार ने 2 दिन पहले लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट दिखाया था, 10 डे मूविंग एवरेज उससे रिगेन हो गए थे। लास्ट सेशन में हमने कंसोलिडेशन देखा, लेकिन आज रैली रिज्यूम हुई है, तो इंडस स्टार में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 381 ₹381 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ₹400 तक के टारगेट्स पॉसिबल। ऑप्शन में आप 390 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹5.35 पे ट्रेड हो रहा है। ₹2.90 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और ₹12 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, इंडस टावर्स 387 पे आपका बाय कॉल। सौमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स में कुछ समय से एक अप ट्रेंड चल रहा है। इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स एक कंसोलिडेशन देखने मिला है और ये कंसोलिडेशन मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ टूटेगा। नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1490 पर और टारगेट रहेगा 1630। यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये सोमिल जी की पिक हो गई, यहाँ पे रखेंगे नजरें। चलिए रिकैप कर देती हूँ, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, सभी बाय साइड की ट्रेड आई है। गाबरसन ने चुना है अडानी पोर्ट्स, निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है, यहाँ पे खरीदारी करने की राय। टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर है। 1720 की टारगेट है, 1680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। राजेश जी कह रहे हैं कि हेल डेज हाई पर एकदम से आया है, काउंटर रखे रडार पर, और हेल के टारगेट प्राइस आएंगे आपके स्क्रीन पर, उसको नोट कर लीजिएगा। फिर अरुण जी मिड कैप आईटी स्टॉक से परसिस्टेंट चुन रहे हैं, जहां पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। अच्छा लग रहा है ये काउंटर, मिड कैप आईटी स्टॉक में रैली है, तो 5705 के टारगेट के लिए देखिए, 5510 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मानस जी ने कहा कि इंडस टावर ये ज़्यादा पसंद आ रहा है, और जिस तरीके से हमने स्टॉक में रैली देखी है भारतीय एयरटेल और वोडाफोन का, उसका एक बड़ा फायदा इसको भी होता हुआ नजर आ रहा है। 400 की टारगेट है, 381 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सोमिल जी ने यूनाइटेड स्पिरिट्स चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय, और 1630 के लिए आप इसे देखिए, 1490 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स में। एक बार निफ्टी लेकर आइए, और रिकवरी फेल होती हुई फिर से नीचे आया ये पर्टिकुलर काउंटर। और साथ ही अगर आप ये जो काउंटर्स थे सर, हॉस्पिटल स्टॉक्स, उस खबर के बाद हमें थोड़ी गिरावट दिखी थी, लेकिन फिर से अब रिवाइवल आता हुआ नजर आ रहा है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही देखा शायद निवेशकों ने, ट्रेडर्स ने। देखिए श्रेया, अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर वापस स्टॉक ढह जाएंगे। देखिए, एक होता है बैकवर्ड लुकिंग नंबर्स, एक होता है फॉरवर्ड लुकिंग आगे क्या होने वाला है। जो पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट थी वो फॉरवर्ड लुकिंग थी। उस दिन हमने लेकिन एक बात कही थी कि ये सिर्फ रिकमेंडेशन है। हाँ। पार्लियामेंट कमेटी काफ़ी रिकमेंडेशन करती रहती है, हर पार्लियामेंट कमेटी की रिकमेंडेशन एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन क्योंकि उस खबर से स्टॉक्स गिर गए थे और नंबर अच्छे थे इसलिए स्टॉक्स चल गए, ठीक है। लेकिन अगर उस खबर ने वाकई में उसका रूप ले लिया, हाँ एग्जीक्यूशन अगर हो गया, तो ये स्टॉक वापस गिरेंगे, चाहे नंबर आपके कैसे भी अच्छे थे, जो बैकवर्ड लुकिंग नंबर्स थे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। खैर एनीवे, एक बार रिविजिट करते हैं नैल्को को। एक बार नैल्को लेकर आइए। आज सुबह हमने आपको बताया था सबसे पहले सुबह कि क्यों आज नैल्को गिरेगा, और एग्जैक्ट रीज़न के साथ और सही कंपनी के नाम के साथ 6% नैल्को नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून। नैल्को पर क्या भी होगा इस समय? देखिए, मेरे ख्याल से जो खबर आई कि ब्राजील की कंपनी अपने प्रोडक्शन बढ़ाने जा रही है, उस वजह से आज गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरे बाजार का भी मूड माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो बहुत शानदार कंपनी है। जिस तरीके की एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ी हुई है और जो डिविडेंड यील्ड नैल्को में बैठता है, इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि आज जो 6% के आसपास गिर गया है, 370 के आसपास आ गया, तो वहां पर कम से कम मध्यम अवधि के जो निवेशक हैं वो खरीदारी कर सकते हैं। नाल्को पे अगर आप देखें राजेश जी का ये व्यू है। अच्छा राजेश जी, अभी मैंने जो अनुज से प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री के पास इस वक्त डिलीवर करने के लिए या फिर इस स्पीच में क्या हो सकता है, पिछले साल की वो स्पीच याद है जब जीएसटी कट की बात हुई थी। अब अनुज ने उत्तर के रूप पे डिफेंस की बात कही, डिफेंस में मूव भी है, अभी बाय कॉल्स में शामिल था, 3 दिन से मोमेंटम दिख रहे हैं। आपकी राय डिफेंस पे क्या बन रही है राजेश जी, और अगर आपको एक स्टॉक पिक करने को बोला जाए, वेदर इट्स पीएसयूज या फिर प्राइवेट, आप क्या पिक करेंगे?
अनुज जी ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके की डिफेंस की मूवमेंट बनी हुई है वो कुछ तो इशारा कर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पिछले आप देखो कई महीनों से, या सही कहूं तो 2-3 साल से, रशिया यूक्रेन के बाद फिर ये यूएस ईरान वाले जो जियो पॉलिटिकल चल रहे हैं, उन सब के मद्देनजर डिफेंस के स्टॉक्स में थोड़ी मूवमेंट लाजमी थी। कुछ अनाउंसमेंट आ भी सकते हैं। और अब डिफेंस की कंपनियां ऐसी हैं कि जो पुराने ढर्रे पे चल रही थी वो ढर्रा बदली हो गया। प्राइवेट सेक्टर ने एक बहुत अच्छी पहुंच बनाई। दूसरे न केवल डोमेस्टिक मार्केट बल्कि अब इन्हें इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी मिलने लगे, तो विदेशों में भी इनके एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। ऑर्डर बुक सबकी शानदार है। अब रहा सवाल कि इसमें अगर चुनना हो तो आज आप नतीजे देखो, बीडीएल के नतीजे, लॉस से प्रॉफिट में आई कंपनी, और सिर्फ न केवल प्रॉफिट में आई, शानदार नंबर दिखाए कंपनी ने। तो मुझे लगता है कि वहां जो इतनी गिरावट हो गई थी ऊपर के लेवल से, वहां थोड़ी सी लंबी अवधि के निवेशक नजर रख सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड अगर आप देखेंगे तो वो भी अपने ऊपर के लेवल से करीब 30%, 25-30% नीचे है, वहां ध्यान दिया जा सकता है। तो बीएमएल में ध्यान दिया जा सकता है। ये कुछ एक स्टॉक है जो हमने अपने क्लाइंट को भी बताए हुए हैं। ओके, डिफेंस पैक से ये सारे काउंटर्स आपको अच्छे लग रहे हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपकी इन्वेस्टमेंट पिक रह गई सर, इन्वेस्टमेंट पिक क्या होगी इस मार्केट में? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। अनुज जी, वीरेंद्र जी, सॉरी, गुड आफ्टरनून आपको भी। इन्वेस्टमेंट पिक इस वक्त के लिहाज से मैं ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा। नतीजों के बाद से या उससे पहले से ही अगर आप देखें तो स्टॉक ने अच्छा खासा कट दिखा रखा है, लेकिन नतीजे अच्छे आए थे। मैं कहूंगा बाजार के एक्सपेक्टेशन से नीचे थे लेकिन अच्छे थे। 18% के आसपास रेवेन्यू में ग्रोथ, 33% के आसपास एबिटा में बढ़त, 26% के आसपास बॉटम लाइन में बढ़त, 26 नए स्टोर ऐड किए जो कि अब 1312 स्टोर हो गए उनके, 301 वेबसाइट के और 982 जूडियो के जो स्टोर वो खोल रहे हैं टायर 2 टायर 3 सिटीज में, वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और जो इमर्जिंग कैटेगरीज है, फिर वो चाहे ब्यूटी की हो, इनरवेयर की हो, फुटवेयर की हो, वहां पर अच्छी बढ़त देखी गई। स्टार बाजार में भी अच्छी बढ़त है। मैनेजमेंट कमेंट्री जो आई कि वो मार्जिन एक्सपेंशन पे और एआई वगैरह पे जोर देंगे। मुझे लगता है कि जो करेक्शन होना था स्टॉक का हो गया है। बाजार के कारणों से हो सकता है कि कभी 50 रुपया टूट भी जाए, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि में स्टॉक 15% तक की बढ़त दे सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाजार का फोकस है आज 3 स्टॉक्स पर, जुबिलेंट फूड, नाल्को और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। 2 हैं हीरो ऑफ द डे, एक रादर जुबिलेंट फूड वर्क, 2 हैं एक्सीडेंट ऑफ द डे, नाल्को और टाटा मोटर्स पीवी। आखिर तीनों की वजह क्या है? हमारे साथ आशीष और नुपुर जुड़े हैं। पहले थोड़ा ग्रीन की बात कर लेते हैं। आशीष, आप बताएं जुबिलेंट क्यों बना हीरो ऑफ द डे? देखिए, जुबिलेंट फूडवर्क्स कल मार्केट आज के दौरान ही नंबर्स आए थे, लेकिन इसके बाद आप देखें तो एकाएक आज बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला। और इसके पीछे कारण ये है कि मार्केट अब अनुमान लगा रहा है कि Q2 यहाँ से काफ़ी बेहतर देखने को मिल सकता है। अब मैनेजमेंट ये बता रहे हैं कि Q2 में आगे जाके जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है, सीक्वेंशियल तौर पर इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जो गाइडेंस दी गई है तकरीबन 5 से लेकर 7% तक की गई है। और 1.4% के करीब का इन्होंने प्राइस हाइक लिया, तो इसका भी एक बेनिफिट जो प्रीवियस क्वार्टर में भी देखने को मिला, आगे भी देखने को मिल सकता है। और कॉस्ट इन्फ्लेशन को लेकर मैनेजमेंट आप देखें तो थोड़ा सा सतर्क ज़रूर है। हालांकि कह रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्ट कर सकता है थोड़े से मार्जिन्स को। वहीं अगर आप देखें तो आगे जाके इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब वैसे भी ये देखें तो स्टॉक चला नहीं है, काफ़ी हाई से टूटा हुआ है, तो ब्रोकरेजेस की अलग अलग राय निकल कर आ रही है। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर जो सीएलएससी की तरफ से रिपोर्ट आई, इसमें आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई और 554 रुपये के करीब का टारगेट दिया गया है। और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो डोमिनोज का बिक्री आई है, ये काफ़ी बढ़िया बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन खास बात है कि Q1 में पॉपॉइज, जो कि इनका एक फ्राइड चिकन वाला वर्टिकल है, इसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। और ये सरप्राइज़ के तौर पर आया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस वर्टिकल में इस प्रकार की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ग्रॉस मार्जिन्स में भी आप देखें तो इम्प्रूवमेंट, और इसी के चलते FY 27 और 29 उन्होंने अपने एबिटा एस्टिमेट्स में तकरीबन 12 से लेकर 14% तक के एस्टिमेट्स को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। वहीं HSBC आप देखें तो ये 500 के टारगेट दे गए, और ये भी मान रहे हैं कि पॉपॉइज का जो प्रदर्शन है इस तिमाही के दौरान काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, और शायद ब्रोकरेज हाउस में देखें तो सबसे ज़्यादा बुलिश यही है, 650 का इनकी तरफ से टारगेट। और ये बता रहे कि Q1 के नंबर्स भी आप देखें तो मोस्टली इन लाइन थे, कोई शिकायत नहीं है। Q2 का आउटलुक और यहाँ से थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, और इन्होंने भी अपने एस्टिमेट्स में देखे तो यहाँ पर बढ़ोतरी की है। तो ये रही जनाब जुबिलेंट फूड की कहानी। हालांकि स्टॉक ऊपर से थोड़ा सा नीचे रिट्रेस हुआ है, बट स्टिल अभी भी
200 डिमा के तो ऊपर ही है। बात करते हैं आज एक्सीडेंट ऑफ द डेज की। टाटा मोटर्स पीवी और नाल्को, ये क्यों बने आज एक्सीडेंट और क्या था कारण, नूपुर से समझते हैं। नूपुर बताइएगा। नाल्को के साथ शुरुआत करते, कल जो खबर आई थी कि नॉस्क हाइड्रो प्रोडक्शन कट यहाँ पे लेगा क्योंकि गैस की दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही थी, तो उसी आधार पर ब्राज़ील के जो तेल और गैस के रेगुलेटर है उन्होंने अब गैस इंपोर्ट को मंजूरी दे दी और इसीलिए ब्राज़ील की जो दूसरी एल्यूमिनियम रिफाइनरी एल्यूमिना रिफाइनरी उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन अब यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएगा। तो जितने भी कंसर्न्स प्रोडक्शन को लेकर ब्राज़ील में नजर आ रहे थे गैस शॉर्टेज की वजह से, वो शायद अब सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएंगे। और जो कल बात हो रही थी कि नाल्को के लिए ये काफी पॉजिटिव होगा, डिमांड बढ़ेगी, अब वो फिर से रोल बैक होते हुए दिखाए। टर्मिनल एक्सचेंज ना होने से 1 से 1.25 लाख टन प्रोडक्शन जो है वो घटता हुआ दिखाता है, लेकिन रिफाइनरी ने अब जो है वो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी आधार पर एक्सिस की तरफ से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जहां पे नाल्को को डाउनग्रेड किया है, रेटिंग रिड्यूस की है, जहां पे अब बिकवाली की रेटिंग यहाँ पर देते हुए दिखे। शेयर का लक्ष्य देखे तो 345 रुपए के आसपास आपको बरकरार नजर आएगा। उनका कहना है कि एल्यूमिनियम का जो ऊंचा भाव पहले ही ऑलरेडी इन नंबर्स में फैक्टर इन है, तो आगे जाके जो है लिमिटेड अपसाइड अब उन्हें नजर आता है। कल यही बात हो रही थी कि एल्यूमिना के प्राइसेस अब बढ़ेंगे तो कंपनी के लिए बेनिफिट होगा। अब अगर डिमांड भी सॉर्ट है और जो सप्लाई इश्यूज थे वो भी सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं, तो शायद हो सकता है ये प्राइसेस बढ़ते हुए ना नजर आए। करंट ईयर 27 में एल्यूमिनियम का जो 2800 रुपये प्रति टन डॉलर का भाव है वही अभी अनुमान बना हुआ है। ग्लोबल मार्केट में जो सरप्लस है वो अब फिर से यहाँ पे उसकी आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसीलिए एक्सिस कैपिटल ने आज नाल्को को डाउनग्रेड किया है। स्टॉक में एक दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो नतीजे आए थे, नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स भी आई है। नतीजों में जेएलआर का कारोबार देखें तो अभी भी वहां पर जो है दबाव बना हुआ है, हालांकि H2 में जो है रिकवरी देखने को मिल सकती है। नए लॉन्चेस जो होंगे जेएलआर के वहां पर नजर बनी हुई है। Q1 में कमोडिटी के प्राइसेस में ऑलमोस्ट 4.5% का असर देखने को मिला है। Q2 में भी 3% दबाव जो है वो कॉस्ट पर रहने वाला है। हालांकि नंबर्स देखें तो रेवेन्यू 9% की बढ़त है, मार्जिन्स यहां पर दबाव में रहे, ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट की कमजोरी आपको वहां पे दिखेगी। मैनेजमेंट ने FY27 के लिए गाइडेंस जो है उसे बरकरार रखा है। इंडिया पीवी में हाई डबल डिजिट ग्रोथ का लक्ष्य है और Q2 में देखें तो पैसेंजर व्हीकल के जो मार्जिन है वो बिल्कुल फ्लैट रह सकते हैं क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस काफी ऊंचे यहाँ पर देखने को मिले। ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो नोमुरा की न्यूट्रल की रेटिंग है, HSBC होल्ड और सिटी की जो है वो बिकवाली की यहाँ पे रेटिंग है। 305 से 389 तक के लक्ष्य आपको नजर आएंगे। नोमुरा का कहना है कि डिमांड मजबूत है लेकिन कॉस्ट का दबाव काफी देखने को मिल रहा है, मार्जिन इंपैक्टेड रहेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। HSBC का भी यही कहना है कि घरेलू डिमांड काफी मजबूत है, कमोडिटी लागत बढ़ने से मार्जिन जो है वो इस क्वार्टर में भी घटा है और आने वाले क्वार्टर्स में भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि उनकी नजरें जेएलआर की रिकवरी पर है, नए मॉडल अगर लॉन्च होते तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर आगे चल के शायद देखने को मिल सकता है। सिटी का मानना है कि जेएलआर और भारत का पीवी दोनों ही उन्हें तो कमजोर नजर आ रहे हैं, कमोडिटी कॉस्ट का एक एडिशनल दबाव देखने को मिल रहा है और अगर आने वाले समय में 4 नए लॉन्चेस नहीं होते हैं तो बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मिनिमम जेएलआर को 4 लॉन्चेस करने की जरूरत है। चलिए शुक्रिया नूपुर। एक काम करते हैं, इस नोट पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद लौटेंगे कुछ और ट्रेड्स के साथ। वेलकम बैक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रशांत जी जुड़े हमारे साथ, उनकी ट्रेड ले लेते हैं। प्रशांत जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड आज के लिए? जी अनुज जी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक नैरो रेंज में है, थर्ड इनसाइड डे है तो थोड़ा प्रीएम करूंगा। 249.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 244 स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है 260 264 ये जोन्स आ सकते हैं। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं। चलिए श्रेया वीरू, अब मुझे एक एक्चुअली फ्लाइट लेनी है तो मैं अभी दर्शकों से विदा लूँगा और आपसे फिर जुड़ूंगा मंडे को। वैसे कोशिश करूँगा कि 3 बजे और 3:30 बजे फ़ोन पे आपके साथ जुड़ सकूँ। ठीक है, तो हैव अ सेफ फ्लाइट सर। सेफ फ्लाइट अनुज। हाँ थैंक यू हैव अ सेफ अनुज। अगले हफ्ते दिल्ली प्रस्थान कर रहे हैं तो मुलाकात होगी दिल्ली की टीम के साथ, क्यों अनुज, है ना? हाँ वीरू, अगले 2 दिन में दिल्ली में हूँ तो आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल, दिल्ली की टीम से पेंडिंग था तो उसके लिए। हाँ बिल्कुल। चलिए अनुज, हैव अ सेफ फ्लाइट और मुलाकात होगी आपसे सोमवार को। ये हरिद्वार बोल रहा हूँ, नोएडा में। खैर कुछ स्टेज पे आते हैं इस बीच।
कैश कॉल्स ले लेते हैं यहाँ पर। कविता जी हालांकि इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, पहले कैश कॉल्स ले लेते हैं और सतपुदेव जी, महाराज जी और अरुण जी एक एक करके ट्रेड्स पिक करेंगे। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है MSTC लिमिटेड के चार्ट के ऊपर। ऑलरेडी ये मूव शुरू हुआ है, 615 पे मैंने आइडेंटिफाई किया था, 627 हुआ है, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि ये 640 650 की रेंज तक जाएगा। सो MSTC इज अ बाय, स्टॉप लॉस होगा 612 का। ओके, MSTC राजेश जी की पिक हो गई कैश में यहाँ पर। अरुण जी, कैश में आपने क्या देखा? श्रेया जी, सुमिटोमो केमिकल्स, इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। एक ब्रेकआउट देखने को मिला इसी हफ्ते और रीटेस्टिंग भी मुझे लग रहा है आज के सेशन में देखने को मिली है। तो 555 558 के आसपास चल रहा है, मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम पॉजिटिव होना चाहिए। स्टॉप लॉस जो लगाना है कल के लो के नीचे 540 का स्टॉप लॉस लगा के सुमिटोमो केमिकल्स को बाय करें। पहला टारगेट 578 और दूसरा टारगेट 592, ये दो टारगेट्स सुमिटोमो केमिकल्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, सुमिटोमो केमिकल्स 558 पे आपका बाय कॉल। मानस जी आपका ट्रेड क्या रहेगा कैश में? जी, तो देखिए टीबीओ टेक, इस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप पैटर्न्स देखें तो यहाँ पर पहले से हाई टॉप साइड बॉटम बन रहे थे। पिछले 6-7 दिनों से हमने कंसोलिडेशन देखा टीबीओ टेक में, लेकिन आज के पैटर्न बता रहे हैं कि रैली रिज्यूम हो गई है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 1624 के स्टॉप लॉस से 1700 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, टीबीओ टेक, ये मानस जी की पिक हुई कैश में। अब हमारे साथ कविता जी भी जुड़ी हैं अपनी ट्रेड्स लेकर। कविता जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। और ट्रेड जो अभी मुझे लग रहा है आईटी से और एक्ल फाइनेंशियल, उसमें अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। ये काउंटर अपने वीकली हाइस को निकालते हुए दिखता है। 11876 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। फॉर डे और 2 डेज पर्सपेक्टिव अगर देखें तो 12200 के प्राइस मूव बनते हुए दिखना चाहिए। सो 12150 12200 के प्राइस मूव के लिए आप OFSS पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं 11660 के स्टॉप लॉस के साथ। ओरेकल फाइनेंशियल 3.5% ऊपर है और मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अच्छा मोमेंटम। इनफैक्ट आईटी पैक में अगर आप देखें जहाँ पे थोड़ी सी नरमी, लेकिन OFSS, परसिस्टेंट, एम्फेसिस जैसे काउंटर्स ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। और क्या चल रहा है इस मार्केट में? शुगर स्टॉक्स अगर आप देखें लगातार दाम बढ़ने से चीनी शेयरों में अच्छी तेजी है, मिठास बनी हुई है और रिटेल में चीनी के दाम 8% से 15% तक बढ़ी हुई है। लेकिन कीमतें बढ़ने से चीनी मिल कंपनियों को अच्छा फायदा हो रहा है। चीनी के उत्पादन और सप्लाई का क्या है गणित, बताने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा जी। असीम जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए, इस साल जो चीनी का उत्पादन है वो 293 लाख टन होने का अनुमान था, लेकिन अनुमान के मुताबिक वो नहीं रहा और 5% तक का उत्पादन गिर गया और चीनी का उत्पादन जो है करीबन 280 लाख टन के आसपास हुआ। तो यही वजह है कि जो और अगले साल खासतौर पे कि अल्नीनो होने की संभावना है। गन्ने की जो बुआई है वो थोड़ी सी पिछड़ी हुई है, तो जिसकी वजह से दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर मैं रिटेल दामों की बात करूं तो दाम 8% से लेकर के 15% दाम एक महीने के अंदर बढ़ चुके हैं और ये दाम आगे भी बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि अब त्योहारी सीजन की शुरुआत होना बाकी है। अगले महीने से त्योहारी सीजन की शुरुआत हो जाएगी, तो उसके बाद आपको दामों में और तेजी आती हुई दिखाई देगी। चीनी मिलों ने कहा था कि हम क्योंकि दाम ना बढ़े तो इसकी वजह से हम शुगर सीजन को जो पेराई होती है, क्रशिंग होती है, उसको 10 से 15 दिन आगे बढ़ा देंगे, लेकिन शायद अब वो होता वो भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दिवाली इस बार 8 नवंबर के आसपास है और दिवाली के बाद ही क्रशिंग उसकी शुरू हो पाएगी। बीच में क्योंकि उस दौरान मजदूर आसानी से चीनी मिलों को नहीं मिलते और बीच में क्रशिंग चीनी मिलें रोक नहीं सकती है। तो ये वजह है कि चीनी के दाम अगले आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर बढ़े ही रह सकते हैं, तो जिसकी वजह से चीनी मिलों को काफी यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लुक एट प्राइस बिहेवियर, आप बिलीव नहीं करेंगे, बलरामपुर चीनी अपने करियर हाइस की तरफ बढ़ रहा है। त्रिवेणी, उगर शुगर, पुणे शुगर, मगध शुगर, अगर आप देखें सब अच्छा कर रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी, और अभी तो आप समझिए अभी तो रक्षाबंधन नहीं गुजरा है ना, और दीपावली इस बार नवंबर में है, और इसी तरीके से अगर आप देखें करीब 8% अभी बढ़ी है, 8-9% और अगर बढ़ जाए प्राइस, है ना, तो क्योंकि मैं खैर उससे बात करूंगा, लेकिन पहले आपकी राय चाहूँगा कि शुगर पे आपका टेक,
प्लस शुगर इस बास्केट में अगर आपको एक स्टॉक पिक करना हो, स्ट्रेंथ तो बलरामपुर चीनी के साथ है, आप क्या पिक करेंगे? शुगर में अभी मिठास बनी हुई है धीरज, और मुझे लगता है कि जो हालात हैं वो बनी रहेगी। सही कहा आपने, अभी तो राखी भी नहीं आई, त्योहारी सीजन पूरा बाकी है, शादियों का सीजन बाकी है, प्रोडक्शन कम हुआ है, मिल गेट के भी प्राइस बढ़े हुए हैं, रिटेल के भी प्राइस बढ़े हुए हैं। मुझे लगता है कि सारी चीजें इनके फेवर में जा रही है, और ऊपर से एथेनॉल का, बायोमास का और आपके विंड पावर का, ये सारा का तड़का अलग है कंपनियों में। तो यहाँ पे बावजूद इसके कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो लाइफ टाइम हाई पे या 52 वीक हाई के आसपास चल रही हैं, मुझे लगता है अभी भी बहुत स्कोप बचा है। स्टॉक चुनना हो जैसा आपने कहा, तो आपने एक ही ऑप्शन दिया है, वो थोड़ा सी दिक्कत की बात है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे 2-3 स्टॉक हैं जो कि ध्यान दिए जा सकते हैं। लार्ज कैप फ्रंट रनर की बात की जाए तो बलरामपुर छोड़ के दूसरा हो ही नहीं सकता है। दूसरा ईआईडी पेरी का रहेगा, और एकदम एक छोटी कंपनी लेनी हो तो केसीपी की रहेगी। तो ये 3 शुगर की कंपनियां हैं जहां पे ध्यान देना चाहिए। ओके, कौन से शुगर कंपनीज ज़्यादा पसंद आ रहे हैं राजेश जी को, वो सारे डिस्कस किए हमने, और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर है। कुछ और काउंटर्स देखते हैं जहाँ पर स्ट्रेंथ बन रही है आज के सेशन में। एक बार प्राइवेट बैंक्स रखेगा स्क्रीन पर, और हालांकि कुछ खास मूव नहीं, लेकिन फिर भी फ्लैट नज़र आएगा। इसमें फेडरल बैंक आपको 0.25% ऊपर नज़र आएगा। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे थोड़ी कोशिश होती हुई, फेडरल बैंक देखिए लगभग 0.1% ऊपर, डेज हाई पर। आईसीआईसीआई बैंक कल की गिरावट के बाद आज फिर से कोशिश करता हुआ, और एक बार एचडीएफसी बैंक भी रखिएगा स्क्रीन पर, जहाँ पे थोड़ा मोमेंटम बढ़ता हुआ अब नज़र आ रहा है। लेकिन फेडरल बैंक, इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, याद होगा आपको, 1 महीने का चार्ट रखिएगा इसका फेडरल बैंक का, जहाँ पर 8% के करीब करीब हमें रिटर्न्स मिला, और 6 महीने में अगर आप देखें तो 22% से ज़्यादा का रिटर्न 6 महीने में फेडरल बैंक ने दिया है। 6 मंथ्स के चार्ट पर आपको नजर आएगा। ये पर्टिकुलर काउंटर मानस जी लगातार हमने सुझाया अपने दर्शकों को, यहाँ पर जिन्होंने वो रैली मिस की, क्या अब इन लेवल्स पे फ्रेश बाइंग की सलाह होगी, यस और नो? और जो प्रॉफिट में है अब उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए, पिछले 3-4 मंथ में एक बड़ी रैली स्टॉक ने दिखाई है। उसके बाद पिछले करीब अगर हम 5-6 सेशन देखें तो प्रॉफिट बुकिंग के दौर देखने को मिले हैं। ध्यान रखें, स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 347 का जरूर से स्टॉप लॉस रखा है। 347 के नीचे जाएगा तो स्टॉक करेक्ट होगा। खरीदारी अभी नहीं करनी है, खरीदारी करनी है 360 रुपए के ऊपर। अगर 360 के ऊपर सस्टेन करे, ट्रेड करना शुरू करे, तभी आप कोई ट्रेड ले लॉन्ग साइड पे फ्रेश। फेडरल बैंक 353.95 पे डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। मैं मिड कैप पीएसयू बैंक सभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और वेदर इट्स फेडरल बैंक, आप एयू को देखिए क्या शानदार मूव रहा है इस हफ्ते, जबकि निफ्टी बैंक साइडवेज था। धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स पिक करेंगे मानस जी से और प्रशांत जी से और सौमिल जी से। प्रशांत, क्या पिक करेंगे ऑप्शन ट्रेड में? तो यहाँ पे वीरू जी, मैं लुपिन की 2240 2240 स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन, यहाँ क्लियर ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से 4-5 पॉइंट भी नीचे हो तो इट कैन बी अ गुड फॉल। तो इसकी जो पुट है उसको मैं करीबन 23 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाय करना चाहूंगा। 23 मुझे लग रहा है 45 से लेके 50, 45 एंड 50 ये टारगेट्स नजर आ सकते हैं। ओके, ल्यूपिन ये प्रशांत जी की पिक हो गई। आपको 2240 के पुट लेने हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सोमिल जी, ऑप्शंस में आपकी पिक क्या होगी? ऑप्शंस में मेरी पिक होगी फोर्टिस, और फोर्टिस में मुझे लगता है कि जो गिरावट आई थी वो क्रूशियल सपोर्ट से सपोर्ट लेकर फिर से एक नया मूव ऊपर शुरू हुआ है। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही ये सपोर्ट था। अब यहाँ पे जो ऑप्शन मैंने चुना है, कॉल ऑप्शन जो मैंने चुना है, दैट इज स्ट्राइक प्राइस ऑफ 910, यही महीने की स्ट्राइक एक्सपायरी के लिए 20 रुपीज के आसपास चल रहा है, 20-21 के आसपास चल रहा है। 12 रुपीज पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और ऊपर में मेरा टारगेट होगा 38। फोर्टिस हेल्थ केयर की 910 की कॉल आप लेंगे, और इस कॉल में आप देख सकते हैं हो क्या रहा है। कॉल राइटर जिसने बेची हुई है, जो प्रीमियम खा रहा है, वो बैकफुट पे है। तो एक ये हो गया। मानस, आपका ट्रेड क्या है? तो देखिए, मेरा ट्रेड हेवल्स है। हेवल्स में हमने करीब 5-6 दिनों में करेक्शन देखा है। स्टॉक ने कल ही 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, और आज बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक तैयार है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए। तो हेवल्स के 1300 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 18 रुपए 50 पैसे के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, 30 रुपए तक टारगेट्स पास होते हैं।
हैवल्स कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में अगर आप देखें तो अच्छी तेजी, इंडेक्स 1% ऊपर है। वोल्टास सुबह सुझाया था माइनस जी ने 3% ऊपर, तो ये है ही। और हैवल्स अब इन लेवल्स पर कॉल लेनी है आपको, 1300 की कॉल लेनी है। वोल्टास में भी अच्छे मूव। एक बार रखिएगा स्क्रीन पर अपोलो हॉस्पिटल, और अपोलो हॉस्पिटल में अच्छी तेज़ी, जहां पर कुछ चुनिंदा काउंटर्स आपको नीचे नजर आएंगे। वहीं अपोलो हॉस्पिटल हेल्थ केयर स्पेस से 3.5% ऊपर है। सुबह आई गेस प्रशांत जी ने इसका कॉल रेकमेंड किया था। प्रशांत जी, क्या टारगेट्स आई थिंक हिट हो चुके हैं और क्या अपडेट इस पर फिलहाल? जी, आई थिंक 200 का टारगेट ऑलरेडी श्रेया सुबह ही हिट हो गया था, करीबन 125 के आसपास रेकमेंड कर दिया था। स्टॉप लॉस भी ट्रेल किया, तो मेरे हिसाब से बेटर टू बुक प्रॉफिट एंड बी आउट। प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है और यहाँ से एग्जिट करने की फिलहाल राय आते हुए टारगेट हिट हुआ है। स्टैंप आप देख पाएंगे आपकी स्क्रीन पर। अच्छी रही है ट्रेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और Q1 के नतीजों का कई शेयरों पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कई शेयर जोरदार भागे हैं तो कई में भारी गिरावट भी देखने को मिली। लेकिन डिटेल्स समझ लेते एक बार नुपुर से, Q1 में क्या हिट रहा और क्या मिस रहा, बताएं नुपुर। बिल्कुल श्रेया, वैसे तो आज आखिरी दिन है, अब 1.5 महीने बाद नतीजे आएंगे क्वार्टर के, तो हिट के साथ ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे कैश के नतीजे जहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आपको नजर आएगा। गैलेक्सी सर्फिकेंट के साथ देखें तो ऑलमोस्ट स्टॉक अपर सर्किट पे ही है। सुबह से नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नजर आए। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, एबिटा, मार्जिन आपको दिखेंगे। मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी है। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो ऑलमोस्ट 39% की इस क्वार्टर में देखने को मिली है। रेवेन्यू मुनाफा देखें तो 108% का बढ़त वहाँ पर नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 1 गुना से ज्यादा बढ़ते हुए दिखा। मार्जिन में 430 बेसिस पॉइंट का इजाफा इस क्वार्टर में आते हुए दिखा है। वेल्सपन लिविंग इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भी अच्छा खासा मोमेंटम नंबर्स के तौर पर और रिएक्शन आपको बड़ा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। रेवेन्यूज 24% ऊपर है। मुनाफा देखें ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा की ग्रोथ है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 40% से ज्यादा की बढ़त और मार्जिन में 150 बेसिस पॉइंट की बढ़त इस क्वार्टर में आती हुई दिखी है। प्राज इंडस्ट्रीज पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे सेगमेंट अच्छा रहा है और यहाँ पर नंबर्स नेट प्रॉफिट के तौर पर काफ़ी सिग्निफिकेंट आपको दिखेंगे। रेवेन्यूज़ 12% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा हालांकि 4% की कमजोरी है। मार्जिन में हल्का दबाव है, लेकिन मुनाफे की जो ग्रोथ है 118% की, वही जो है आपको स्टॉक प्राइस में फिलहाल देखने को मिल रही है। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट स्टॉक 6-7% ऊपर है। यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। 27% की रेवेन्यू ग्रोथ, कामकाजी लेवल पे मुनाफा 60%, मार्जिन देखें 500 बेसिस पॉइंट का सुधार यहाँ पर भी नजर आएगा। मुनाफा 70% की ग्रोथ इस क्वार्टर में रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे कैश के काउंटर्स है जहां पे डाउनटिक देखने को मिल रहा है। नतीजे Q1 के कमजोर नजर आए हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ यहां पर स्ट्रॉन्ग है। मार्जिन 160 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन रहा है और मुनाफा बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। सम्मान कैपिटल एक और स्टॉक जहां पे कमजोर प्रदर्शन, 30% की कमजोरी इनकम में और मुनाफा 27% गिरकर आते हुए दिखा है। इंड्योरेंस टेक में देखें तो मार्जिन पर दबाव इस क्वार्टर में आपको नजर आएगा। हालांकि रेवेन्यू 30% की बढ़त है, अनुमान से कमजोर ये आंकड़ा देखने को मिला है और मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट की कमजोरी यहाँ पर। और लास्ट में रिलैक्सो फुटवेयर, यहाँ पर भी देखें तो मार्जिन में कमजोरी दिखेगी। ओके, तो ये है Q1 के कुछ हिट और मिसेस। मैं एक स्टॉक देख रहा था, दैट्स प्राज इंडस्ट्रीज। दिखाइए जरा प्लीज प्राज इंडस्ट्रीज का मल्टी ईयर प्राइस परफॉर्मेंस दिखाइएगा। और हमने अपने करियर में जितनी इवॉल्व होती हुई स्टोरीज पे अगर आप देखें बार बार बात करी, उसमें से एक प्राज भी था, दैट वाज एथेनॉल, है ना राजेश जी। ये तब तक चला जब तक पेट्रोल में एथेनॉल नहीं मिला था, है ना, और जब से मिलना शुरू हो गया तब से इसका चलना बंद हो गया। लुक एट अर्निंग्स, आई मीन टॉप लाइन बॉटम लाइन की ग्रोथ देखिए, बट वो प्राइस में रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आ रहा? आपका टेक क्या है इस बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के पीछे? देखिए, मेरे हिसाब से जो इनकी जो कोर बिजनेस था वो एथेनॉल वाला, वो ऑलरेडी ऑप्टिमम लेवल पे आ गया। दूसरे अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से कह लीजिए, इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद क्रूड जो 3 फिगर तक जाकर के करेक्ट हुआ है, वहां से और कोई बढ़त हो रही नहीं है। रोज ऐसी खबरें आती है कि आज हॉर्मुज बंद हो गया, आज ईरान ने ये कह दिया, आज ट्रम्प साहब ने वो कह दिया, फिर भी क्रूड में कोई बहुत ज्यादा उबाल नहीं आता है। तो जब तक क्रूड में बहुत ज्यादा बढ़त नहीं होगी तो ये सारे स्टॉक्स, फिर वो चाहे प्राज के हो, त्रिवेदी के हो या ऑयल इंडिया हो, एनजीसी हो, यहाँ कोई बड़ी मूवमेंट की उम्मीद नहीं की जा सकती। ओके, प्राज इंडस्ट्रीज पे भी नतीजे आए थे, नतीजे अच्छे लगे बाजार को, इसलिए आपको स्टॉक 4.5-4% ऊपर नजर आएगा फिलहाल। चलिए
वक्त हो रहा है चार का चौका हम लेते हैं और सस्ता ऑप्शन माइनस जी से लिया जाएगा। फिर सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी के पास चलेंगे और चार्ट का चमत्कार कविता जी बताएंगे और मिड कैप फंडा हम लेंगे राजेश अग्रवाल जी से। तो शुरुआत कीजिए माइनस जी, आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए मोतीलाल ओसवाल पे मेरा ध्यान है, जहां पर 840 के आसपास बॉटम बना था, वहां से हाई टॉप हाई बॉटम बनना शुरू हुए और स्टॉक ने 10-22 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो 900 वाला कॉल ऑप्शन जो 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 12 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 30 रुपए तक के टारगेट स्पॉट। ओके, मोतीलाल ओसवाल की 900 की कॉल आपको पिक करनी है। राजेश सतपुते जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। जी देखिए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज आप इसका चार्ट देखिए, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिल रहा है यहाँ पे। इट इज अप्रोचिंग, जो हिट कर रहा है वो अपना 200 डीएमआ, तो ये हमारा टारगेट होगा 3650, जहां पे इसका 200 डीएमआ प्लेस्ड है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज जहां पे लॉन्ग बिल्टअप भी है, ओपन इंटरेस्ट 2% बढ़ा है, तो बाय करें सुप्रीम इंडस्ट्रीज। स्टॉप लॉस होगा 3550 का। ओके, सुप्रीम इंडस्ट्रीज एफएनओ सुपरस्टार में राजेश जी पे। कविता जी, आपका चार्ट का चमत्कार स्टॉक। सो श्रेया, डिफेंस से एचएल का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। एज ऑफ नाउ काउंटर 5025 के लेवल पर एक सॉसर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देते हुए दिखता है ऑन अ डेली चार्ट एंड इवन ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम अपने प्रीवियस हाई को सरपास करते हुए। सो 5024 के लेवल पर है अंटिल काउंटर 4840 के लेवल के ऊपर मेंटेन है। यहाँ पर एक बाय अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है फॉर द प्राइस मूव ऑफ 50 to 100 इन अ डे और टू। ओके, तो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आपका 5025 मेरे ख्याल से किसी और की बाय कॉल, ये राजेश सतपुते जी की कॉल भी थी 2 बजे के कार्यक्रम में। हाँ यस, जब ओपनिंग के वक्त कॉल लिस्ट थी हमने। राजेश अग्रवाल जी, आपका आज का मिड कैप फंडा क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, ऐसा है कि सेलिब्रेशन टाइम है, 15 अगस्त का माहौल है, राखी आने वाली है और हम सब एथनिक पहन के बैठे हैं, तो मान्यवर से बेहतर क्या हो सकता है। वेदांत फैशन, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, मान्यवर मोहे, एसेट लाइट मॉडल है। जून 2026 तक 501 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स थे इनके 205 सिटीज में। 136 शॉप इन शॉप है और 14 इंटरनेशनल स्टोर फ्रंट्स है। और आप ये समझो कि 10 मिलियन से भी ज्यादा शादियां साल में होती है हिंदुस्तान में, तो उसका एक इम्पैक्ट है। फेस्टिवल डिमांड है, मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं इनके, कैपिटल रेशियोज अच्छे हैं और सबसे अच्छी बात है कि जो पहले ये 50-60 की पी पे चलता था, अब 30 की पी पे आ गया है, तो वैल्यूएशन के कंफर्ट भी दे रहा है। मुझे लगता है कि 580-590 के टारगेट आने वाले 2 क्वार्टर में हो सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ओके, वेदांत फैशन ये पसंद आ रहा है मिड कैप फंडा में राजेश जी को, तो ये काउंटर भी रहेगा रेडार पर। चलिए, चार का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए, उसको रिकैप कर देती हूँ। टारगेट एंड स्टॉप लॉस आप देख पाएँ। मानस जी कह रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल ये अच्छा लग रहा है, 900 की कॉल में आपको पार्टिसिपेट करना है, 30 के टारगेट है, स्टॉप लॉस आपको 12 का मेंटेन करना है। इसके बाद एफएनओ सुपरस्टार आया राजेश जी की तरफ से, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी की राय 3650 के टारगेट है, 3550 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर चार्ट का चमत्कार कविता जी ने सुझाया है, गजब के मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में आज नतीजों के बाद से दौड़ रहा है। 5200 के टारगेट है, 4840 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में वेदांत फैशन, इस पूरे मूड माहौल को देखते हुए स्टॉक अच्छा भी लग रहा है। राजेश जी के पिक लंबी अवधि की नजरिए से रखे रेडार पर। अच्छा, निफ्टी एक बार फिर से लेकर आए स्क्रीन पर, जसका तस 28% आपको 28 अंक आपको नीचे नजर आएगा, रिकवरी फेल होती हुई। और एक बार रख दीजिएगा स्टॉक जी एंटरटेनमेंट, 5% की तेजी है, आपको याद होगा पिछले कुछ सत्रों पहले बड़ी गिरावट हमने इसमें देखी थी, लेकिन अब सेबी के आदेश के खिलाफ कंपनी को सैट से राहत मिली है। डिटेल क्या है एक बार यश से समझ लेते हैं। यश, गुड आफ्टरनून, बताएं। वेल, शानदार तेज़ी देखने मिल रही है जी एंटरटेनमेंट स्टॉक में, और ये तेज़ी आई है जो सैट का ऑर्डर आया तकरीबन 11:30 बजे के अराउंड, उसके बाद स्टॉक में तेज़ी देखने मिली। और वो इसलिए क्योंकि सैट ने ये किया है कि जो सेबी का ऑर्डर था जी एंटरटेनमेंट, उसके प्रमोटर्स पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा के अगेंस्ट में, उस पर रोक लगा दी है। सैट ने कहा है कि जी एंटरटेनमेंट सेबी का जो ऑर्डर था उनके अगेंस्ट पे, उस पर हम रोक लगाते हैं, और जी एंटरटेनमेंट अपना जो वारंट इशू था
जो कि वारंट्स इशू होने वाले थे प्रमोटर्स के हित में, कन्वर्टेबल वारंट्स जो होने वाले थे, उस वारंट इशू ऑफ फंड रेजिंग को के साथ प्रोसीड कर सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। साइज ऑफ फंड रेज बहुत इंपॉर्टेंट था, कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है। सेबी के ऑर्डर के बाद यहाँ पे अटकलें आ गई थी कि ये फंड रेज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें गिरावट देखने मिली थी। पर आज सैट ने वो फंड रेज के दरवाजे खोल दिए हैं। साइज ऑफ फंड रेज 3,144 करोड़ रुपीस, तो काफ़ी बड़ा फंड रेज था। और इस फंड रेज के द्वारा प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो करंट जो 4% है उससे बढ़कर 24% तक चली जाती जब ये वारंट्स इक्विटी में कन्वर्ट किए जाते हैं। ये सबसे पहला रिलीफ आया। अभी सैट का जो इंटरिम रिलीफ है जी एंटरटेनमेंट में, वो एक वो केस से जुड़ा हुआ है जहाँ पे कुछ हैदराबाद की प्रॉपर्टीज़ मॉर्गेज की गई थी विदाउट अलेजिडली बोर्ड अप्रूवल के। इस पे सेबी ने एक ऑर्डर पास किया था जहाँ पे उन्होंने पेनल्टी भी लगाई थी 1.48 करोड़ की पुनीत गोयनका, सुभाष चंद्र और जी एंटरटेनमेंट पे मिलाकर। और सैट ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि ये पेनल्टी जो है वो प्रमोटर्स और जी एंटरटेनमेंट को सेबी के फेवर में ऑफ कोर्स चुकानी पड़ेगी, पर इसके साथ वो जो फंड रेज और वारंट इशू है वो आगे बढ़ सकता है और वो सबसे बड़ी रिलीफ रहेगी जी एंटरटेनमेंट के लिए। एक छोटा सा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स आज के दिन पे ये रिलीफ आई है जी एंटरटेनमेंट के लिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पर ये प्रॉब्लम्स फिर से आ सकती है अगर मार्केट रेगुलेटर सेबी जो है ये सैट का ऑर्डर अगर देखता है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है, जो कि एक ऑप्शन उनके लिए खुला रहेगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो फिर से कहीं ना कहीं वो फंड रेज और वारंट इशू पे अनसर्टेनिटी हमें आते दिख सकती है। चलिए, तो अभी अगर आप देखें, यश बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो अगर आप देखें फंड रेज और वारंट जो है उसके लिए प्रोसीड कर सकती कंपनी, बट लेट्स सी, जैसे कि यश ने कहा कि अब सेबी इस आदेश को क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है कि नहीं देती है। पर इमीडिएट अगर आप देखें कि कंफर्ट है स्टॉक में, जी एंटरटेनमेंट 102 पे ट्रेड करता हुआ। खैर, मैं इस पर कोई टेक्निकल अपडेट नहीं लूँगा क्योंकि अभी भी मानता हूँ कि यहाँ पे बड़ा सप्लाई जोन 105, 110, 115 पे काफ़ी परसिस्ट करता है, तो मैं इसको अवॉइड करूँगा। लेकिन थोड़ा सा विषय चेंज करता हूँ और हमारे साथ स्क्रीन पे बातचीत करते हैं विशेषज्ञ, फंडामेंटल विशेषज्ञ होते हैं, टेक्निकल विशेषज्ञ होते हैं। जितना हम समय देते हैं आपको उतना वो भी समय देते हैं। आज एक समय देते देते एक सफ़र जो है वो अपने अंतिम पड़ाव में है। प्रशांत जी, आज सुबह जब अनुज ने कहा कि आज उनका ये लास्ट डे होगा CNBC आवाज़ पे एज एनालिस्ट, एंड आई होप कि आप जब अपने नए बिजनेस में जाएं, स्टार्टअप में जाएं, तो कुछ ऐसा करें कि आप एक बार फिर से इस मंच पर आएँ। पर थोड़ा सा बताइए अपना, आपका सफ़र अब तक हमारे साथ कैसे रहा और कहाँ जा रहे हैं आप? धन्यवाद। सबसे पहले तो जो 12 बजे गुरुवार को आपके साथ डिस्कशन होता है वो मैं हर हफ्ते आई लुक टू दैट, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे टेक्निकल लेवल पे डिस्कशन रहता है एंड उसमें से हमेशा कुछ ना कुछ दर्शकों के अच्छा ही उभर के आता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो मुझे स्टेज मिला था, सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कभी बताया नहीं गया कि क्या करना है, जो मेरा व्यू था मैं शेयर कर पा रहा था। आई एम श्योर बजट के दिन हम सब मिलते हैं तो हर कोई वही कहता है। तो अब मेरी डेफिनेटली एक इच्छा है कि कभी ना कभी जिस बिजनेस में शुरुआत कर रहा हूँ वहां से बिग मार्केट वॉइसेस या किसी न किसी शो पे आपके साथ डिस्कशन में आऊं। ईश्वर करे, ईश्वर करे, ईश्वर करे। मैं तो कह रहा हूँ आपकी मुराद भी पूरी हो जाए और श्रेया की मुराद भी पूरी हो जाए। हाँ, मेरी आवाज एंटरप्रेन्योर शो में आ पाए। श्रेया ने कुछ देर पहले बोल दिया कि निफ्टी 28%। मैंने कहा भगवान इस लड़की के है ना की बात सही हो जाए, है ना। कितने ETF हमारे प्रॉफिट में आ जाएंगे हैं प्रशांत जी? 28% निफ्टी चल जाए यहाँ से तो। खैर, आपको आपकी अगली जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रेया। नहीं, मुझे वीरेंद्र जी आपने कहा कि श्रेया की भी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, क्योंकि मैं एक शो भी करती हूँ, आपको पता ही होगा, आवाज़ एंटरप्रेन्योरशिप। अब क्योंकि अब प्रशांत जी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू कर रहे हैं यहाँ से, तो मुझे लगा आप उस दिशा जा रहे हैं। हो सकता है बिग मार्केट वॉइस में भी आप आए प्रशांत जी, मेरे भी शो में पधारें और ऐसे ही मैं आपका इंटरव्यू लेते जाऊँ। और वैसे हाँ, टेक्निकल एनालिसिस आपकी ज़रूर मिस की जाएगी CNBC आवाज़ के प्लेटफॉर्म पर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू अगेन फॉर फ्यूचर जर्नी। चलिए, अभी तो हैं अभी आप 15-20 मिनट, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी आपसे हमें जो सोमवार के ट्रेड्स हैं वो भी पिक करने हैं, बट मीनवाइल थोड़ी सी स्कैनिंग कर लेते हैं। निफ्टी अगर आप वही 24,370 की रेंज में जाके थम गया है बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस ट्रैजेक्टरी को पकड़ के चल रहा है। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो आप एक रेंज में ट्रैप रहे बिटवीन 24,300 और 24,400। मीनवाइल कुछ स्टॉक्स जो कि एक बड़ा मूव दे रहे हैं। अच्छा, एक बार निफ्टी ले आइए स्क्रीन पे, इट्स 24377 और निफ्टी बैंक करीब करीब 57,521। अनुज हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अब रणनीति के लिए, और वो जो हम शुक्रवार के लिए
लेंगे वो तो खैर हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ प्री कैश अनुज क्या व्यू है? एक स्थिर क्लोजिंग बट विद इन अ रेंज, क्या लग रहा है इस प्राइस पे क्या आउटपुट रहेगा? बिल्कुल बीरू, ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी दे रहा हूँ ये दोनों प्री कैश और पोस्ट कैश सेम ही रहेंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए 24,450 से 24,500 क्लियरली वेल एस्टेब्लिश रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, कोई भी रैली वहीं पर आकर फेल हो रही है, और सपोर्ट 24,250 से 24,300 का वेल आइडेंटिफाइड है। अब इसमें आपको ध्यान रखें कि ये एक जब तक ये रेंज है तब तक इसी रेंज के एजेस को आपको ट्रेड करना है। एक ना एक दिन तो ये रेंज टूटेगी, लेकिन जब तक नहीं टूटेगी तब तक इसको हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। और अगेन जैसा मैं कह रहा था कि दोनों साइड प्रॉफिट भी जल्दी बुक करें, किसी एक ट्रेड में लंबा ना फंसे एक तरफ और दूसरी तरफ शिफ्ट होने के लिए तैयार रहें। और सोमवार के लिए पोजीशन ना कैरी करें, क्योंकि मार्केट में आपको इंटरडे में अच्छे मौके वैसे ही मिल रहे हैं, तो वीकेंड का रिस्क मेरे ख्याल से लेने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके जाएं और फिर मंडे मॉर्निंग को हम फ्रेश व्यू बनाएंगे दिल्ली की ऑफिस से। तो सोमवार के लिए कोई पोजीशन नहीं ली जाने की सलाह है इस मार्केट में। शुक्रिया अनुज सर यहाँ पर स्ट्रैटेजी देने के लिए, और हैव अ सेफ फ्लाइट सर। आगे बढ़ते हैं और देश 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है, और आज़ादी से अब तक देश ने जो तरक्की की कहानियां लिखी हैं उसमें कुछ कंपनियों का अहम योगदान रहा है। आज़ादी से पहले शुरू हुई कुछ कंपनियां कारोबारी दुनिया में आज भी देश का परचम लहरा रही हैं। ऐसी कंपनियों की कहानी बताने के लिए आशीष जुड़ रहे हैं। आशीष, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कौन सी कंपनियां हैं? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। ज़्यादातर कंपनीज हम जानते हैं, लेकिन ये कंपनीज दरअसल आप देखें ना तो बहुत खास हैं, क्योंकि इनकी बिगनिंग्स बड़ी हम्बल हुई थी, आज़ादी से पहले शुरू हुई थी। बहुत पुरानी कंपनीज हैं मेरे पास, लेकिन आज आप देखें तो पूरी दुनिया भर में इनका दबदबा है। और शुरुआत में करूँगा डाबर के साथ। सब इसके नाम की कहानी जानते हैं कि डॉक्टर बर्मन से डाबर की शुरुआत हुई, लेकिन 1884 यहाँ से स्थापना हुई। और अब आप देखिए इसका IPO आया था 1994 में। 1884 की भारतीय पूरी तरीके से कंपनी है। आज पूरी दुनिया भर में इनके आयुर्वेदिक और FMCG प्रोडक्ट्स का जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वाडिया ग्रुप का ब्रिटानिया, ये 1892 के ओरिजिन्स हैं। और वाडिया ग्रुप अगर आप देखें तो अपने आप में ये बिजनेस हाउस ऐसा है जो भारत में सबसे पुरानों में से एक है। ब्रिटानिया के बाद ITC की बात करते हैं। स्टॉक चलता नहीं है, लेकिन इसका इतिहास देखिए कितना पुराना है, 1910 का है, और इंपीरियल टोबैको कंपनी के नाम से यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और पुराना इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है। EID पेरी इसका जिक्र करना ही पड़ेगा जब ये पुरानी कंपनीज की लिस्ट निकल कर आती है। 1788 में, अब तो ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, लेकिन थॉमस पेरी ने इनकी शुरुआत की थी। अच्छा, इस स्टॉक के लिए खास बात ये भी, EID पेरी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी स्क्रीन पर भी आपके आएगा कि भारत की सबसे पहली जो शुगर मिल है, शुगर फैक्ट्री है, इनफैक्ट शायद एशिया की, ये EID पेरी नहीं लगाई थी। तो ये कंपनी के अगर आप देखें तो कीर्तिमान अलग लेवल के हैं। एलिम्बिक लिमिटेड है, एलिम्बिक फार्मास्यूटिकल्स है, बहुत पुरानी फार्मा कंपनी। अच्छा, ये कंपनीज की लिस्ट अगर मैं लेने जाऊँ ना तो बहुत पुरानी है, ये प्री इंडिपेंडेंस वाली। लेकिन एक चीज़ बड़ी आपको समझनी होगी कि फाइनेंशियल्स आज भी मार्केट में बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। और प्री इंडिपेंडेंस भी आप देखें ना तो भारत का जो ये फाइनेंशियल इकोसिस्टम था ना बहुत मजबूत था, क्योंकि इतनी सारी PSU बैंक्स ऐसी आपको नजर आएंगी जो इतनी पुरानी, इनकी स्थापना कितने साल पहले हो गई थी। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब जानते हैं 1806, लेकिन आप ये लिस्ट देखिए, PNB 1894, बैंक ऑफ इंडिया 1906 है, कैनरा बैंक सिमिलर 1906 है, इंडियन बैंक है, सेंट्रल बैंक 1911 की है, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये कुछ कंपनियां ऐसी हैं और बैंक्स ऐसे हैं जिनकी स्थापना प्री इंडिपेंडेंस हुई थी, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो लगातार ग्रोथ यहाँ पर जारी है। तो ये था अगर आप देखें छोटा सा बैंकिंग का इतिहास, भारत में बैंकिंग का इतिहास, और कुछ अगर आप देखें सरकारी बैंकों का उल्लेख आशीष ने किया यहाँ पे। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया इस अगर आप देखें तो पहलू पे बातचीत करने के लिए, और कुछ कंपनियां जो फोकस में रही आज। एक काम करते हैं, अब विषय को थोड़ा बदलते हैं और लौटते हैं एक बार फिर से ट्रेड सेटअप पर और ट्रेड पर, है ना। वो ट्रेड जो अब हम मंडे मॉर्निंग के लिए कैरी करेंगे, फॉर्चुनेटली, है ना। बड़ा साइडवेज रहा ये हफ्ता। बताइए कविता जी, आप क्या पिक करेंगी मंडे मॉर्निंग के लिए? तो वीरेन जी, नायका लेकर जाया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से मुझे काउंटर ठीक लगता है, दो अभी अपने एवरेजेस पर कवर करते हुए दिखता है, बट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 325 वन कैन अप्रोच फॉर द प्राइस मूव ऑफ 338 340।
नायिका कविता जी को पसंद आ रहा है। राजेश जी, आप क्या कैरी करेंगे, BTST या STBT? श्रेया, बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि सिर्फ डिफेंस ही चल रहा है और बाकी बहुत इक्का दुक्का यहाँ पे काउंटर्स में मोमेंटम है, तो मैं बस नया कुछ ऐड नहीं करूंगा। HL जो मैंने पहले दिया था उसी के साथ कंटिन्यू करूंगा। ओके, HL पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है राजेश जी का। मानस जी, आप क्या पिक करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? तो देखिए, केफिन टेक के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। केफिन टेक ने अपने आज 10-20 मूविंग एवरेज को वापस रिगेन किया है। इंट्राडे चार्ट पे हाई टॉप हाई बॉटम पे कंफर्मेशन है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट प्राइस 940 के चल रहे हैं। आपके स्टॉप लॉस 924 के रहेंगे और 970 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। केफिन, ये हो गए मानस जी के पिक। अरुण जी, आपने क्या चुना? जी मैम, सीजी पावर के साथ जाना चाहूंगा। सीजी पावर में मुझे लग रहा है एक अच्छी वीकली क्लोजिंग नजर आ रही है। लगातार दूसरा हफ्ता जो है वो ग्रीन में क्लोज हो रहा है। मुझे लग रहा है ब्रेकआउट सीजी पावर में आ सकता है। 890 के आसपास स्टॉक चल रहा है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 881 का लगा के रखे और 908 रुपए तक के टारगेट सीजी पावर में देखने को मिल सकता है। सीजी पावर। सौमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मैं हेवीवेट्स के साथ जाना चाहूंगा। भारती एयरटेल इज लुकिंग गुड। भारती एयरटेल ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है और यहाँ पर 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके 3 ट्रेडिंग सेशन पहले फिर से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ है। ग्रेट स्टॉक टू बी इन एंड सेफ एज वेल। थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है इस समय, इसलिए हेवी वेट दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस है 1950 और टारगेट रहेगा 2075। ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है। ठीक है, भारतीय एयरटेल शॉर्ट टर्म के लिए ये आ गई सोमिल जी की पिक। प्रशांत जी, आपने क्या चुना? तो श्रेया, आई थिंक लेट्स राइट द विनर। जो सुबह चुना था अपोलो हॉस्पिटल्स, ट्रेडिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे 891516। मुझे लग रहा है यहाँ पे 8830-35 के आसपास स्पॉट लेवल स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये बहुत कंफर्टेबली मुझे लग रहा है ऊपरी लेवल ब्रेक करके 9050 9100 यहाँ तक एज अ टारगेट जा सकता है। ओके, अपोलो हॉस्पिटल के साथ ही जाना चाहेंगे प्रशांत जी। यहाँ पे सारी ट्रेड्स पूरी हो गई हैं, सोमवार के लिए हमने ले लिया है। अब डीलर्स के रडार पर क्या है वो समझ लेते हैं। ऊपर जुड़ रही है ऊपर, डीलर्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स? बिल्कुल, काफ़ी दिनों के बाद डीलर्स के रडार पे पर्सिस्टेंट सिस्टम आते हुए दिखा। यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ आपको खरीदारी नजर आएगी। स्टॉक में भी मोमेंटम बना हुआ है और डीलर्स का मानना है कि ये जो तेज़ी आज देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 1% स्टॉक ऊपर है, लेकिन ये बरकरार रहेगी आने वाले कुछ सेशन में। तो डीलर्स काफ़ी पॉजिटिव है पर्सिस्टेंट सिस्टम को लेकर और इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर जो है यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। दूसरा स्टॉक है भारतीय हेक्साकॉम। यहाँ पर भी खरीदारी आती हुई नजर आई है। पिछले 2-3 दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। 3% स्टॉक फिलहाल ऊपर आपको नजर आएगा, लेकिन वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो 5 दिन के ऊपरी के एवरेज के ऊपर ये वॉल्यूम जो है अभी फिलहाल आपको दिखेंगे। तो पर्सिस्टेंट सिस्टम और भारतीय हेक्साकॉम आज डीलर्स के रडार पर है। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, भारतीय हेक्साकॉम डीलर्स के रडार पर। शुक्रिया अनुपुर जानकारी के लिए। डीलर्स दोनों ही स्टॉक्स पर पॉजिटिव हैं। अब FNO स्टॉक्स की कैश मार्केट में ट्रेडिंग बंद होने में बस 6.5 मिनट रह गए हैं, वहाँ पे नजर रहेंगे। लेकिन उससे पहले FNO ब्रेथ समझ लेते हैं। कैसी रही ब्रेथ वीरेंद्र जी? आज तो खराब ही रही होगी जिस कदर मार्केट था। देखिए शायद कुछ पॉकेट्स हमको बचा के ले गए। आप देखेंगे जब लॉन्ग शॉर्ट्स के रेशियो को देखेंगे, नो डाउट अबाउट दैट कि आज ऑटो मेटल्स बैकफुट पे थे, बट कुछ पॉकेट्स हमें बचा के ले गई, जैसे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, कुछ हॉस्पिटल स्टॉक्स और कुछ हद तक डिफेंस और कैपिटल गुड्स। अदरवाइज ये सुबह जो डिजिट्स थी इमीडिएटली जब हम क्रैक हुए थे, जब हम करीब 24-300 के आसपास थे, काफ़ी ख़राब थी। एट दैट टाइम इट वॉज ओनली 26। तो ये थोड़ा सा अगर आप देखें 67 की तरफ झुका हुआ है, बिट ऑफ शॉर्ट कवरिंग। लॉन्ग कहाँ पे, पहले आइए उसको देखते हैं। वो पॉकेट्स जो कि अपने साथ आज लॉन्ग कैरी कर रही हैं कल के सेशन के लिए। ओरेकल फाइनेंशियल्स, मिड कैप आईटी में OFSS, मिड कैप आईटी में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो कि ए परसिस्टेंट एक शानदार मूव दिया इन्होंने यहाँ पर, जबकि निफ्टी आईटी इतना अच्छा नहीं कर रहा था। जुबिलेंट पोस्ट नंबर्स, मैक्स फाइनेंशियल्स पोस्ट नंबर्स, वोल्टास, भारतीय एयरटेल में लार्ज कैप्स में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें थर्स्ट जनरेट किया इसने, इंडेक्स को बचाने की कोशिश की इसने। बाकी वोडाफोन आइडिया, अपोलो हॉस्पिटल्स, अदानी ग्रुप के तीनों स्टॉक्स में क्रमबद्ध तरीके से उसके बाद अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। और जहाँ तक शॉर्ट का सवाल है, जो पॉकेट्स टूटी हैं आज, उसमें नाल्को था, टाटा मोटर्स PV था, NBCC, केन्स टेक्स, ज़ायरस लाइफ, इन सभी काउंटर्स में नंबर्स ये
नाल्को के लिए डेवलपमेंट था, टाटा मोटर्स के लिए नंबर्स थे। अगर आप देखें सब बैकफुट पे आए, उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी जिसमें प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, जरा वो लिखाइएगा। यानी लॉन्ग्स जो थी जो प्रॉफिट्स में कैश में कन्वर्ट हुई, HPCL, लॉरस में लास्ट में भी है, थोड़ी कूलिंग ऑफ चाहिए इस स्टॉक को। REC, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और PTM। मानस, हम सब मेरे ख्याल से इस स्टॉक में चलने से ज़्यादा लोग जो थे ना वो वेट कर रहे थे कि कब डिप देगा ये काउंटर। 1787, अ बिट ऑफ कूलिंग ऑफ, लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि इतनी कूलिंग ऑफ हो गई कि आप री एंट्री कर जाएं। आप एक रीजनेबल एंट्री पॉइंट क्या मानते हैं लॉरस में? तो देखिए लॉरस की जहां तक बात है, यहाँ पर डेफिनेटली आज पहला साइन मिला है करेक्शन का। स्टॉक ने 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक गया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम इंट्राडे चार्ट पे दिखे हैं। ध्यान रखें, अगर आपके पास पोजीशन है तो 1750 के नीचे जरूर से स्टॉप लॉस लगाएं। अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तो 1650 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो बड़ी रैली थी तो करेक्शन भी डीप हो सकता है। अपनी पोजीशन में 1750 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और इस गिरावट पे अभी के लिए खरीदारी नहीं करनी है। ओके, लॉरस लैब्स, इस गिरावट में खरीदारी नहीं करने की सलाह है। याद रखिएगा, नतीजों के बाद थोड़ा कमज़ोर पड़ता हुआ स्टॉक दिखाए और CNBC आवाज़ पर सटीक एनालिसिस हुई थी। लेकिन इस मार्केट में और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स चले हैं आज। एक बार अदानी एंटरप्राइजेस रखिएगा स्क्रीन पर। अदानी पोर्ट्स गाबर से सुझा कर गए, वहाँ पर अच्छा मूव है। अदानी एंटरप्राइजेस देखिए 2.5%। अदानी ग्रीन रखिएगा एक बार स्क्रीन पर। अदानी ग्रीन भी मैं देख पा रही थी। अदानी ग्रीन कहाँ कामकाज कर रहा है आज के सेशन में। अदानी ग्रीन भी आपको डेज हाई पर नजर आएगा। अदानी ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन मानज ने कल सुझाया था। अदानी पोर्ट्स आज गाबर सर ने। अदानी एंटरप्राइजेस, ये सोमिल जी आप ये पर्टिकुलर काउंटर देख लीजिए, यहाँ पर कोई ट्रेड बन रही है क्या? अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट एंड अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ये सारे स्टॉक्स एक छोटी सी गिरावट देखी हमने लास्ट 3 या 4 सेशंस में और 3 या 4 वीक्स में, और यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। फ्लैग पैटर्न जो बना है वो सपोर्ट ले रहा है डेली बोलिंगर बैंड पे लोअर एंड पर। अब अदानी एंटरप्राइज वेरी स्पेसिफिकली 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है और मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखा जा सकता है। कल मैंने अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस दिया था, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा दे दिया था, वो ट्रिगर हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सारी स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा मूव बन सकता है। अदानी एंटरप्राइज में जो स्टॉप लॉस रखना है दैट इज 2930, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो टारगेट बनते हैं वो अराउंड 3240 के बनते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस भी पसंद आ रहे हैं। 3200 क्या बोला टारगेट प्राइस सोमिल जी आपने? 3240। 3240 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो यहाँ पे नजरें रहेंगी। इसके अलावा क्या चला है, एक बार ICICI बैंक में दिखा दीजिए। हमने फेडरल बैंक की चर्चा की, ICICI बैंक थोड़ा ऊपर उठता हुआ, और ऑटो पैक से एक बार रखिएगा स्क्रीन पर। नहीं, ये इसको छोड़ते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक रखिएगा स्क्रीन पर। कोटक महिंद्रा बैंक भी थोड़ा कोशिश करता है। लास्ट मोमेंट पे देखिए ICICI बैंक थोड़ा ऊपर उठ रहा है, हालांकि कोटक फ्लैट है। अरुण जी, ICICI बैंक कल गिरावट थी, उससे पहले चला था, फिर आज थोड़ा एक अच्छा मूव आ रहा है, तो इस सीसॉ पैटर्न को कैसे देखें? श्रेया जी, कहीं ना कहीं 1400 के पुट राइटर को थोड़ा रिस्पेक्ट प्राइस जरूर दे रहा है। स्टॉक जो ओवरऑल सपोर्ट है वो 1380 से 1400 के आसपास ही है। फ्रेश लॉन्ग ट्रेड लेने की सलाह नहीं है क्योंकि पैटर्न अभी भी न्यूट्रल है, पर जिनके पास है उनका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए 1398 जो कि आज के लो के नीचे है, वो उनका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। पुट राइटर्स को थोड़ा प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर 1400 लेवल ब्रेक होता है वापस तो 1380 तक के लेवल आ सकते हैं। तो जिनके पास लॉन्ग्स है उनको होल्ड करें, बट 1398 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। 1398 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप होल्ड कर सकते हैं जिनके पास लॉन्ग है। फ्रेश की बाइंग की यहाँ पे फिलहाल सलाह नहीं है। चलिए, FNO काउंटर्स के कैश मार्केट में सेगमेंट की क्लोजिंग अब होने में 1 मिनट रह गया है, तो इसकी क्लोजिंग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं एक बार वीरेंद्र जी से। सर, ओवर टू यू। बिल्कुल श्रेया, देखिए हमने एटलीस्ट 3 दिन के लोज को डिफेंड किया, हमने उसको वायलेट नहीं किया, दैट्स गुड। निफ्टी प्री कैश अगर आप देखें तो सेशन में अब करीब 24,360, तो यानी करीब 360 से लेकर 370 इस ट्रैजेक्टरी में हम जाके क्लोज होंगे। और कहाँ पे स्ट्रेंथ है? डिफेंस, मिड कैप IT, हॉस्पिटल स्टॉक्स, भारती और वाइट गुड सेगमेंट, ये अपने साथ स्ट्रेंथ कैरी कर रहा है। इनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स याद रखिएगा, अभी ट्रेड करते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट एज फार एज इंडेक्स इज कंसर्न 24,363 निफ्टी के लिए, निफ्टी
निफ्टी बैंक करीब करीब 57,485, एडवांस डिक्लाइन रेशियो वेल इन फेवर ऑफ बेयर्स, अभी करीब करीब 1300 के एडवांसेस थे और सेंसेक्स करीब 77,913 पे। आईटी स्लाइटली द बैकफुट, करीब करीब थोड़ा सा अगर आप देखें नुकसान था यहाँ पे 31,367 पे, और मिड कैप्स और स्मॉल कैप आज थोड़ा सा बैकफुट पे रहे। स्मॉल कैप करीब करीब 2.5%, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स को छोड़ दें जिसने सुबह से अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग मूव लिया था, बाकी सब बैकफुट पे। कैश जो है वो अब शुरू हो चुका है। यहाँ पे याद रखिएगा ओनली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स विद ट्रेड नाउ, अब सिर्फ डेरिवेटिव्स में ट्रेड होगा। कैश सारा का सारा जो है वो मतलब जो कैश के स्टॉक्स हैं जिनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अब फ्रीज हो जाएंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ देर में हम बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में फोकस करेंगे। अभय अग्रवाल हमारे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको सेंस और देता हूं कि आज प्राइस डैमेज किया किसने। मेटल्स आज बैकफुट पे थे, कंप्लीटली बैकफुट पे थे। कुछ जो ऑटो जायंट्स थे लाइक फॉर इंस्टेंस टाटा मोटर्स पीवी आज बैकफुट पे था, आज अशोक लेलैंड बैकफुट पे रहा, और बाकी अगर आप देखें तो मिड कैप आईटी में एलटीएम बैकफुट पे था। आज बीएससी में एक प्राइस डैमेज था, फार्मा में औरो फार्मा, लॉरस, ये सारे के सारे बैकफुट पे रहे, और एक एलएनटी फाइनेंस भी बैकफुट पे रहा। एक 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 टेक चेक चाहूँगा मैं, एक ऐसा काउंटर जो कि मतलब मल्टी ईयर लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो हमें एक बार जरा आप एसबीआई कार्ड्स देखिएगा, बीच में एक एफर्ट किया था इसने, मेरे ख्याल से बहुत से लोग ट्रैप भी हैं, इसमें एक एफर्ट किया था 100 EMA को पार करने का 650 के आसपास, लेकिन मात्र 5 सेशन 7 सेशन उसके ऊपर रहा, उसके बाद कंप्लीट सरेंडर। क्या ये थोड़ा सा रिस्की बन रहा है इस वक्त? एब्सोल्युटली रिस्की है। बहुत स्ट्रगल कर रहा है टू स्टे अबव 20 एंड 40 डेली मूविंग एवरेज, बहुत समय से डाउन ट्रेंड में है। वीकली में लास्ट 3 या 4 वीक में एक हाई टॉप हाई बॉटम बनना शुरू हुआ था, लेकिन अगेन अ फेल। ये पूरे जो हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस बना था वो पूरा ट्रेंड फेल हो गया। द ओनली रीजन इज कि डेली चार्ट्स पर 20-40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे अगेन आना शुरू हुआ है, और डेली चार्ट्स पर लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में नेगेटिव डाइवर्जेंस है, और मुझे लगता है कि इसका ट्रेंड अभी डाउन ही रहेगा। नीचे में मेरे टारगेट्स अराउंड 610 के रहेंगे फॉर एसबीआई कार्ड्स, और नीचे में और एक सपोर्ट, क्रूशियल सपोर्ट अराउंड 580-570 के आसपास। तो व्यू नेगेटिव रहेगा, और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखिए, दैट विल बी अ बेटर स्ट्रैटेजी। एसबीआई कार्ड कमजोर हो चुका है, चार्ट्स पर नेगेटिव व्यू है, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको। आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ कि देखिए बाजार में पिछले 2 हफ्तों से कैश यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जाहिर सी बात है, और कैश ने खासकर एक्सपायरी के दिन सभी समीकरण बदल दिए हैं। ट्रेडर्स कम्युनिटी ने कैश को लेकर अपनी शिकायतें और सुझाव जाहिर किए हैं। सीएनबीसी आवाज़ ने हैशटैग कैश की आवाज़ के जरिए आम ट्रेडर्स को अपने सुझाव देने का मंच दिया था, और इसी कड़ी में सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर्स के साथ बेहद महत्वपूर्ण चर्चा की है। आइए हम आपको कैश की आवाज़ स्पेशल शो के चुनिंदा कुछ अंश सुनाते हैं। सबसे पहले आप बताएं कि कैश के दौरान क्या दिक्कतें रही हैं आपके हिसाब से, और क्या ये थोड़ी समझ में कमी है या सिस्टम में वाकई कुछ चीजें हैं जिनको चेंज करने की जरूरत है? कैश की वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है ऑन द डेरिवेटिव साइड ऑफ द मार्केट। तो वी रन अ डेरिवेटिव्स डेस्क, तो मैं बात करना चाहूंगा अबाउट द डेरिवेटिव साइड ऑफ इम्पैक्ट। देखिए, कैश वाज स्टार्टेड फॉर द कैश मार्केट एंड वी आर नॉट आर्ग्यूइंग अगेंस्ट कैश। कैश इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर आवर मार्केट्स। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो एक्चुअल इम्पैक्ट जो हुआ है ऑन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, ऑन नॉट जस्ट रिटेल ट्रेडर्स, जो फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स है, एचएफटीज है, जो डेरिवेटिव डेस्क के जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के ऊपर जो इम्पैक्ट जो गिरा है, दैट हैज बीन वेरी वेरी लार्ज, इट्स बीन ह्यूज, और इसको अभी हम इग्नोर नहीं कर सकते। नितेश, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो रेगुलेटर करना चाह रहे हैं वो एक तरीके से अच्छा कदम है, क्योंकि एक इवेंचुअली सबका एम यही है कि वॉलेटिलिटी कम हो और रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान कम हो। लेकिन डेवलप्ड मार्केट्स में कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, और जो हमने सिस्टम यहाँ पर अभी इंट्रोड्यूस किया है, क्या वो इनलाइन है विद डेवलप्ड मार्केट्स? बिल्कुल। सो अनुज, मैं 2 मुद्दों पे बात करना चाहूंगा। पहले तो मैं कंपेयर करूंगा जो हमने कैश इंडिया में इंप्लीमेंट किया है वर्सेस ग्लोबल एक्सचेंजेस, और दूसरा एक मुद्दा है कि क्या हमने जिस चीज के लिए कैश इंप्लीमेंट किया है वो पर्पस भी सॉल्व हो रहा है।
तो पहले पॉइंट पे ग्लोबल वाली बात कर compare लेते करते हैं। हैं हाँ, जो इंडिया हाँ। में कैश इंप्लीमेंटेड है विद ग्लोबल एक्सचेंजेस। बिल्कुल। तो इसमें मैं पहले 3 ग्लोबल एक्सचेंजेस पकड़ता हूँ, लेट्स से जो कि तीनों में सिमिलर क्लोजिंग ऑप्शन होता है, जो कि है कॉस्पी, फुटसी और डैक्स। ये तीनों इंडाइसेस में वीकली ऑप्शंस है और वहां पे कैश वॉल्यूम्स इंडिया से बहुत ज्यादा है। इन तीनों में कैश ऑक्शन के टाइम पे ना डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग अलाउड होती है और ना ही कैश मार्केट में ट्रेडिंग अलाउड होती है। तो मान लीजिए इंडिया में 3:30 बजे ऑप्शंस को ट्रेड करने से बंद कर दिया जाता है और कैश ट्रेडिंग भी बंद कर दी जाती है। इस 5 मिनट के ऑप्शन प्रोसेस में जो भी सेटलमेंट प्राइस होता है, उसके बेसिस पे उस दिन के ऑप्शन सेटल होते हैं। देखिए एट द एंड ऑफ द डे एक सिस्टम है जिसको कि सेबी चेयरमैन ओपन है ट्वीक्स के लिए, लेकिन फैक्ट ये है कि ये सिस्टम एक अच्छी क्लोजिंग के लिए अब एक डेवलप किया जा रहा है। तो क्या आपके हिसाब से चेंजेस होने चाहिए, क्या ट्वीक्स हो सकते हैं आपके हिसाब से? इंटरनेशनल मार्केट अगर हम हैंगसेंग से ये लें तो वहां पर भी 5 मिनट की एवरेज क्लोजिंग प्राइस थ्रू आउट द डे के हिसाब से 0 DT का सेटलमेंट होता है। तो हमारा सुझाव ये है कि जब कैश मार्केट की वॉल्यूम बहुत कम है तो हमको अभी ये या तो कैश विंडो को डेवलप होने दें, फुली मैच्योर होने दें, और जब तक नहीं है तब हम 15 मिनट या आधे घंटे की वीवैप के हिसाब से 0 DT का सेटलमेंट कर दीजिए। वीक नेक्स्ट वीक ऑप्शंस, मंथली ऑप्शन, सबको जैसे है ट्रेड होने दीजिए, कैश विंडो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ 0 DT सेटलमेंट ऑप्शंस के लिए है। अब एक काम करते हैं कुलदीप जी, आपका नंबर 1 सजेशन क्या होगा कैश को इंप्रूव करने के लिए, ट्विक करने के लिए? देखिए यहाँ पे मैं 3-4 पॉइंट्स जो हैं उनको मैं कवर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि जैसे नीतीश जी ने भी कहा और दूसरे एक्सपर्ट ने भी ये माना कि ये जो एक्सपायरी के दिन जो सेटलमेंट है वो 3:15 बजे तक आपका स्पॉट के प्राइस से हो जाना चाहिए। उसके बाद आप कैश को चलने दीजिए और जो नेक्स्ट वीक के ऑप्शन है वो 3:15 के बाद भी ट्रेड हो रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि अगर किसी ने अपनी पोजीशंस को हेज करना है या जिस तरह से भी एडजस्ट करना है अगले हफ्ते के लिए, जहाँ मंथली जो ऑप्शंस हैं वो 3:15 के बाद ट्रेड होते रहेंगे 3:40 तक। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो HFT ट्रेडर्स हैं उनको जो लास्ट विंडो रहती है ऑप्शन की, उसमें अपना बिड और जो प्राइस होता है जो भी वो ऑर्डर लगाते हैं उसको कैंसिल करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स जो हैं वो ज़्यादा सख्त करने चाहिए, ताकि इस जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस निकल के आ रहा है इसको किसी तरह से इन्फ्लुएंस ना किया जा सके। बिल्कुल, ये काफ़ी कॉमन सजेशन था कि HFTs को ऑर्डर मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए। जी हाँ, तो कैश की आवाज़ ये खास कार्यक्रम CNBC की आवाज़ की पहल कैश पर जो भी दुविधाएं हैं उसको अगर आप देखें तो रेगुलेटर तक पहुंचाने के लिए कैश की आवाज़ आज शाम 4:27 पर देखिएगा। मीनवाइल आपके साथ अगर आप देखें अब हम शेयर करते हैं इंडिकेटिव प्राइस सेक्शन में जो क्या है, निफ्टी कहाँ रोटेट कर रहा है जरा उसको भी देखिएगा। इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस जो है इट्स 24366, हार्डली करीब 9 पॉइंट का प्रीमियम कमांड कर रहा है। अब अभय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी नमस्कार, शुक्रवार, और यकीन मानिए ये हफ्ता काटना मुश्किल हो गया क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत अगर आप देखें थिन थे, थोड़े बहुत अर्निंग स्पेसिफिक थे, बट इंडिसेस मोर और लेस रेंज में है। पहले तो बताइए मार्केट का सेटअप लग कैसा रहा है? एक तरफ जब यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हैं, है ना, AI रैली फिर रिज्यूम कर रही है, आप अपने एक शालीन अर्निंग सीजन के बावजूद डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, क्या लग रहा है? कारण क्या है? सेटअप कैसा लग रहा है? हमारी प्लेसमेंट कैसी है इस वक्त वर्सेस ग्लोबल मार्केट्स? जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, और आपको सभी दर्शकों को एक दिन पहले इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। देखिए प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में जो लार्ज कैप्स हैं अर्निंग्स में, वीरेंद्र जैसे आपने बात करा, कहीं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और ग्रोथ नहीं है। हमने देखा सिंगल डिजिट ग्रोथ है लार्ज कैप्स में, जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं काफी कुछ, ऑटोज में भी थोड़ी नरमी दिखी अर्निंग्स ग्रोथ में, बैंक्स, IT सर्विसेज। तो मुझे वापस में फिर वही बात कहूंगा कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप में इस समय ज्यादा हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं। आप निफ्टी को अगर छोड़ दें एक थोड़ी देर के लिए, तो जो अर्निंग्स ग्रोथ भी हमने देखी, आउटस्टैंडिंग अर्निंग्स ग्रोथ है इस बार। मैं कहूंगा जो भी हमारे पोर्टफोलियो कंपनी को ट्रैक करते हैं उसके आसपास की भी जो और कंपनीज हैं, करीब 100 कंपनीज को हम ट्रैक करते हैं मिड और स्मॉल कैप में, सबकी अर्निंग्स मैं कहूंगा 90-95 कंपनीज की अर्निंग्स आर इधर इन लाइन और बेटर देन एक्सपेक्टेड, और गाइडेंस भी अच्छी है। तो क्लियरली जो ग्रोथ इस समय है वो है मिड और स्मॉल कैप कंपनीज की अर्निंग्स में, और मार्केट मुझे लगता है उनको रिवॉर्ड कर रहा है। ऑफ कोर्स थोड़े जैसे आप कहते हैं एक्सीडेंट्स ऑफ द डे होते रहते हैं, पर उनको इग्नोर करें तो मोस्टली जो मार्केट ने रिवॉर्ड किया है ग्रोथ को,
इस अर्निंग सीजन में। जहां पे ग्रोथ नहीं है ऑब्वियसली वो स्टॉक स्ट्रगल कर रहे हैं और मुझे लगता है अगले क्वार्टर तक अब फिर स्ट्रगल करेंगे। पर वो इंडेक्स के स्टॉक्स हैं तो इसलिए थोड़ा ये लगता है कि इंडेक्स क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है हमारा, जबकि बाकी जो कंट्रीज हैं उनके इंडाइसेस ऑल टाइम हाइस पे है, पर वो उनके इंडेक्स में इनोवेटिव स्टॉक्स हैं, एआई स्टॉक्स हैं, तो उनका स्ट्रक्चर अलग है वीरेंद्र, मैं कहूंगा। तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई पे नहीं जा रहा है। मुझे लगता है कि जो स्टॉक स्पेसिफिक रैलीज हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बहुत सॉलिड हैं अभी भी। ये अर्निंग सीजन देख के मेरा कॉन्फिडेंस और बड़ा है कि अगर इन्वेस्टर्स थोड़ी मेहनत करें, इनोवेशन R&D ओरिएंटेड ग्रोथ पे फोकस करें, तो इन्वेस्टर्स के लिए अगले 4-5 साल के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इस समय। गुड आफ्टरनून अभय जी। अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, आप कह रहे हैं थोड़ा ग्रोथ इनोवेशन वाले काउंटर्स पे फोकस किया जाए। अच्छा, ये जो निफ्टी इंटरनेट कंपनीज है या फिर न्यू एज स्टॉक्स, अगर ऐसे रखूँ मैं इसको, कार ट्रेड तो आपने बहुत पहले बोला था सर, उसके बाद तो एक तरफा रैली हमने देखी और अभी भी आज भी के सत्र में भी ऊपर है। अर्बन कंपनी ने चलना शुरू किया, पेटीएम हमने चलता हुआ देखा, ये सारे काउंटर्स फोकस में आए हैं। तो क्या इन इमर्जिंग काउंटर्स को थोड़ा और अब एम्फेसिस देना चाहिए इस मार्केट में? क्या नजरिया आपका? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए श्रेया। मुझे लगता है ये जो कंपनीज हैं ये कंपनीज ऑफ द फ्यूचर हैं, और ये जब लिस्ट हुई थी तो उस समय इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, और उसके बाद हमने काफी स्टॉक्स में करेक्शन भी देखा। जैसे कुछ कंपनीज का नाम आपने भी लिया, पेटीएम, नाइका, इस तरह की कंपनीज जो थी वो काफी प्राइस प्रेशर में आई थी लिस्टिंग के बाद। पर मुझे लगता है कि फिर प्राइस, हमने देखा कि दो चीजें, एक तो टाइम करेक्शन हुआ वैल्यूएशन में, साइडवेज चले ये स्टॉक काफी समय तक। इन्वेस्टर्स ने कहा कि अब इनको बैक नहीं करेंगे जब तक ग्रोथ वापस ना आए, और पिछले 2 क्वार्टर में, स्पेशली इस क्वार्टर में देखा सबके नंबर्स इंप्रूव हुए हैं, यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि पहले जो हर डिलीवरी होती थी, हर प्रोडक्ट बेचा जाता था, उसमें लॉस होता था, अब वो प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है। और वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये नेशनल लेवल ब्रांड है विद नेशनल लेवल प्रेजेंस। तो इस समय डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी वो ढूंढते हैं जहां पे क्लियर प्रेजेंट ग्रोथ हो, और जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है, मुझे लगता है कि अब वो एक फैट जो है उसका कम हो गया है। लोग अपॉर्चुनिटीज ग्लोबली ढूंढ रहे हैं ग्रोथ की। तो ये जो न्यू एज कंपनीज हैं, और ये काफी अलग सेगमेंट्स में है, जैसे कंज्यूमर इंटरनेट की आपने बात करी, फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स हैं, फिनटेक कंपनीज हैं, D2C कंपनीज हैं, अक्रॉस द बोर्ड ग्रोथ है इनमें। और मुझे लगता है कि कंज्यूमर कंपनीज जो इंटरनेट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विसेज, प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, अगले 2-3 साल के लिए बहुत क्लियर ग्रोथ पाथ है उनके लिए श्रेया। अच्छा अभय जी, अभी एक दिन कार्यक्रम में हमारे साथ कोटेक से वो थे नीलेश जी। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि अब मैं जब उनसे डिफेंस के बारे में प्रश्न पूछा ना, तो कहते कि अब आपको एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आपको एयरक्राफ्ट्स दुश्मन की ट्रैजेक्टरी में या फिर जोन्स में ले जाने नहीं है, आपको यहीं से बैठ के फायर एंड फॉरगेट वाले हिसाब किताब पे काम करना पड़ेगा। कोई डिफेंस कंपनी है ऐसे में आपके पास जो कि ऐसे इक्विपमेंट्स, जैसे स्पेशली ड्रोन्स पे काफ़ी फोकस कर रही हो, आपने पीएमएस में इंक्लूड किया हो? जी, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में वीरेंद्र एक कंपनी है, मैंने पिछली बार बात भी करी थी, एस्ट्रा माइक्रोवेव, और उसके अलावा और भी कंपनीज हैं जो हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि एक समय था करीब 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले तक, जब इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा चॉइसेस नहीं थी इस सेगमेंट में, और वो एक ले दे के PSU स्टॉक्स का ही नाम आता था। पर अच्छी बात यह है कि पिछले 1-1.5 साल में काफी प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, और एक ग्लोबल लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंडिया में बनाने के लिए अब ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी, जो इंडियन कंपनी, जो आप रेडार स्पेस में देख लें या फिर सेंसिंग में, जियो लोकेशन मैपिंग में, ड्रोन्स डेफिनेटली, और ड्रोन्स तो हर तरह के, एग्री में एक बड़ा, इस समय ड्रोन का सबसे बड़ा यूज एग्री स्पेस में है, एग्री टेक में। तो हमारा जो एक वेंचर कैपिटल फंड है उसने काफी इन्वेस्ट किया है ड्रोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स में। और डिफेंस में भी मैं कहूंगा कि जो डिफेंस का कंपोनेंट इकोसिस्टम है वो इंडिया में बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो रहा है अभी। तो अगर हम बड़े टैंक्स, बड़े एयरक्राफ्ट, बड़े शिप्स की बात छोड़ दें, पर एक जो कंपोनेंट्स हैं उसमें जो हम काफी डिपेंडेंट थे रशिया पे स्पेशली, और इंटरनेशनल कंट्रीज पे, मुझे लगता है पिछले साल भर में हमने बहुत प्रोग्रेस करी है कंपोनेंट्स को इंडिया में डेवलप करने की, और डिफेंस फोर्सेस भी उसको काफी रैपिडली
अडॉप्ट कर रही हैं। तो अगेन मुझे लगता है कि 10-12 कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर में इंडिया में इस समय जो डिफेंस कंपोनेंट सिस्टम पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ये उसके बियॉन्ड भी एक्सपैंड करेंगे और ग्लोबल लेवल पे भी काम करेंगे। तो आई थिंक ये गोल्डन पीरियड है इंडियन डिफेंस कंपोनेंट कंपनीज को, अगर मैं कहूँ तो। डिफेंस पे बात हो गई। अच्छा, अभी आपने अभय जी कहा कि थोड़ा सा आप कन्वेंशनल थिंकिंग से बाहर निकल कर इनोवेशन वाले और न्यू एज स्टॉक्स या फिर जहाँ पर और ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है पूरे इकोसिस्टम को देखते हुए वैसे आपको मौके तलाशने चाहिए। तो सर, आज मेरी प्राज इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट से बात हो रही थी, वो डेटा सेंटर को लेकर काफ़ी अग्रेसिव हैं। जिस तरीके से ऑटो सेल्स के आंकड़ों में भी हमने देखा ईवी को लेकर काफ़ी अग्रेशन देखने को मिला है, आंकड़े ने भी उस बात की तस्दीक की है। ईवी, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, ये सारे थीम्स को प्ले करना है तो कैसे किया जाए? आई थिंक अच्छी बात यह है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, इन्वेस्टर्स को बस ये डिसाइड करना है कि कहाँ पे उनको बेट करना है। ईवी का स्पेस इतना बड़ा है, उसमें हम ओईएम्स जो बड़ी ऑटो कंपनीज हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, वो ईवी तो बनाती है, उनके साथ उनके जो पूरा कंपोनेंट इकोसिस्टम है ईवी का, पावर ट्रेन्स हैं, उसमें सेंसर्स हैं। हर ईवी में करीब 90 से 100 सेंसर्स लगते हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर भी जाता है, मॉड्यूल बनते हैं, उन कंपनीज को बैक करना। फिर आपने जो बात करी अभी डेटा सेंटर्स की, डेटा सेंटर तो एक बिल्डिंग और रियल एस्टेट की बात छोड़ दे, पर उसके अंदर जो रैक्स जाते हैं, सर्वर्स बनते हैं, उनका कूलिंग सिस्टम्स हैं, लिक्विड कूलिंग प्लस एयर कूलिंग, वो सिस्टम्स हैं, प्लस पावर बैकअप उनका। और सेमीकंडक्टर में जाएंगे तो सेमीकंडक्टर डिजाइन, सेमीकंडक्टर ओसैट पैकेजिंग, जो करीब 12 प्लांट इंडिया में बन रहे हैं इस समय ओसैट पैकेजिंग की। पहली बार सीजी पावर जैसी कंपनी ने इंडिया से एक पैकेज्ड कंसाइनमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट किया। ये हमारे हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि एक इंडियन कंपनी ने इंडियन पैकेज्ड सेमीकंडक्टर का लॉट एक्सपोर्ट किया। और ये मुझे लगता है कि इस अनाउंसमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी लोगों ने मिस कर दी। पर ये हैं सेक्टर जो आपने भी कहे और जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये फ्यूचर है। अगले 10 साल का यहाँ पे ग्रोथ दिखेगा हमें और यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बेट करने की जरूरत है। पर ऑब्वियसली ये टेक्निकल फील्ड्स हैं तो थोड़ा समझने में टाइम लगता है, पर अगर आप उसको ठीक से बेट कर सकें तो मुझे लगता है कि आउटसाइज रिवॉर्ड्स मिलेंगे और वेल्थ क्रिएशन होगा इन सेक्टर्स से। जी, इस बीच अगर आप देखें कैश सेटल हो गया है यहाँ पर और उसके बाद जो क्लोज आया, आइए देखते हैं उसको। प्री कैश एंड पोस्ट कैश। पहले निफ्टी का लेके आइएगा। निफ्टी सेटल हुआ है लगभग 11 पॉइंट के प्रीमियम के साथ। तो प्री कैश और पोस्ट कैश में लगभग 24,355 के मुकाबले लगभग 24,366 पे। निफ्टी बैंक 57,491 पे और सेंसेक्स करीब 78,009 पे। तो 78 पॉइंट के डिफरेंशियल यहाँ पे, 32 पॉइंट के यहाँ पर और 11 पॉइंट का अगर आप देखें तो निफ्टी में है। तो अब आपका सेटल हो गया है और कुछ देर में थोड़ी सी स्कैनिंग में आपको कैश के स्टॉक्स की समझाऊंगा, मतलब किसने अगर आप देखें इस कैश सेशन के बाद सबसे बड़ा माइलेज लिया। बट एक और चीज़ अभय जी, टेलीकॉम में अब प्राइस हाइक्स आ रहे हैं और थोड़े बहुत नहीं, सब्सटेंशियल प्राइस हाइक्स, और वो सस्टेन कर रहे हैं। डिमांड भी हायर प्राइस पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी राय क्या कह रही है? मैंने आप लोग भारतीय एयरटेल टेलीकॉम में आपका व्यू क्या है इस वक्त? नहीं, बहुत पॉजिटिव व्यू है मेरा वीरेंद्र। मुझे लगता है कि जो एक कोर प्रॉब्लम थी इस सेक्टर की, आरपू जो है रेवेन्यू पर यूजर, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इतना लो था कि ऑलमोस्ट लॉस पे काम हो रहा था, तो उसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले 1.5-2 साल में। मैंने एग्जैक्ट डेटा नहीं देखा, पर मुझे लगता है कि करीब 50 से 100% की बढ़त है आरपू में। और ये बहुत जरूरत थी सिस्टम को, क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है उसको हम कोई नहीं चाहेगा कि वो डेंजर में आए या स्ट्रेस में आए। तो ये बहुत अच्छा है कि आरपू बढ़ रहा है अक्रॉस द बोर्ड। एक टाइम था जब प्राइसिंग वॉर्स होती थी सब्सक्रिप्शन एडिशन के लिए, पर मुझे लगता है वो दिन चले गए हैं। पूरा सेक्टर अब ये एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग में है और अभी भी मुझे लगता है कि ये प्राइस डिस्कवरी होती रहेगी और थोड़े प्राइस हाइक्स आते रहेंगे, जब तक टेलकोस देखेंगे कि उनके प्राइस हाइक्स की वजह से कस्टमर्स जा रहे हैं या चर्न कर रहे हैं, तब तक ये प्राइस हाइक होते रहेंगे। पर अभी भी मुझे लगता है कि इंडिया का जो मार्केट है टेलीकॉम रेट्स के हिसाब से, डेटा रेट के हिसाब से, वॉइस रेट के हिसाब से दुनिया का एक वन ऑफ द चीपेस्ट मार्केट्स है। तो इसमें जियो, एयरटेल, वोडाफोन सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाए, और वो जरूरी भी है क्योंकि इनका कैपेक्स की साइकिल जो है वो बहुत प्रेडिक्टेबल है। हर 5 साल में
50,000 1 लाख करोड़ का कैपेक्स करना पड़ता है, सिस्टम मेंटेन करना, नेटवर्क को रिन्यू करना, लाइसेंस फीस देनी सरकार को। तो ये मैं कहूँगा ये अच्छा है, एज लॉन्ग एज बहुत ज्यादा लेवल पे ना आ जाए, पर तब तक के लिए मुझे लगता है कि ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से डेफिनेटली सरप्राइज करेंगी एनालिस्ट को। ओके, टेलीकॉम स्पेस भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है अभय जी को। अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, एंड हैव अ लवली वीकेंड सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कैश मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है। कुछ कैश काउंटर्स दिखाती हूँ जहाँ पर शानदार मूव्स रहे। हुनासर रखिए, ये आज का हमारा इक्का था, बिग स्टॉक्स में भी हमने इसको शुमार किया था और 5% की तेज़ी के साथ ही क्लोज हुआ आज के सेशन में। ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास ही हुनासर रख दीजिएगा। इसके अलावा एलगी इक्विपमेंट्स अच्छी क्लोजिंग के साथ कैश मार्केट में क्लोज हुआ, लगभग 6% की तेज़ी। जील अपने कारणों की वजह से चला, पॉजिटिव ट्रिगर था जील में, बड़ी राहत, तो ये इसने अच्छी क्लोज दिखाई। सुमिटोमो केमिकल चला आज कैश काउंटर, ये भी। असाही इंडिया यहाँ पर भी एक अच्छा क्लोज देखने को मिला, और साथ ही बाटा इंडिया भी आज के सत्र में अगर आप देखिए कैश मार्केट में इसने अच्छी क्लोजिंग दिखाई। अब अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ट्रिगर्स जानने बहुत ज़रूरी है। रिजल्ट खत्म हो गया आज का, लेकिन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो अब मार्केट को ड्राइव करेंगे वो समझ लेते हैं। ऊपर से ऊपर बताएं। बिल्कुल, ग्लोबल ट्रिगर्स यहाँ पे आपको अगले हफ्ते के लिए काफ़ी नजर आएंगे क्योंकि नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है। तो नजरें ग्लोबली जो मैक्रो डेटा आएंगे और हमारे यहाँ भी जो मैक्रो डेटा आएंगे उस पर रहने वाली है। सोमवार के दिन से शुरुआत करें तो साउथ कोरिया के मार्केट्स जो है वो बंद रहने वाले हैं, उनके लिए लॉन्ग वीकेंड है। लेकिन जापान के बाजार खुले हैं और Q2 का GDP का आंकड़ा यहाँ पे आएगा, तो येन से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा बाजार में। बुधवार के दिन यूके और यूरोप का CPI का जुलाई का आंकड़ा सामने आते हुए दिखेगा। जो मीटिंग हुई थी फेड की, वहाँ पे मीटिंग अपडेट्स यूएस में आते हुए दिखेंगे, उसके मिनट्स आते हुए नजर आएंगे। उसमें क्या फेड चेयरमैन साहब की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स रहे, जो कॉमेंट्री रही, वो मिनट्स में आपको नजर आएगी। गुरुवार के दिन की बात करें तो यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी आते हुए नजर आएगा। ये मैक्रो के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बाजार इसको क्लोजली ट्रैक भी करता है। फ्राइडे के दिन इंडिया में सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। प्रोविजनल आंकड़े आएंगे अगस्त के महीने के, तो यहाँ पे नजर रहने वाली है। और यूएस की बात करें तो वहाँ पर भी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के PMI के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। तो मैक्रो के लिहाज से अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जी हाँ, तो ये थे अगले हफ्ते के ट्रिगर्स। नुपुर बहुत बहुत शुक्रिया सारे के सारे, अगर आप देखें पहले समझाने के लिए। इस बीच लेके आइए जरा प्लीज़ टुवर्ड्स एंड जो शार्पनेस थी वो मिड कैप IT के कुछ स्टॉक्स में ऐसी बड़ी है कि पूछो जनाब 11,886, यानी आपका जो ये आपका ओरेकल फाइनेंशियल्स है, ये अपने इस दौर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, यानी पोस्ट दिसंबर 2024 अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लोज पे। कुछ जो शार्पेस्ट स्विंग रहे लगभग 15 मिनट में आखिरी के, वो रहा। अपोलो ने अपने जो लॉसेस थे वो काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो जो थे ना वो कंपनसेट कर लिया इसने, और करीब करीब 8924 पे 8920 पे फ्यूचर्स में रोलिंग में, यानी करीब 8929 पे। और कुछ काउंटर्स अदानी पोर्ट्स टुवर्ड्स क्लोज बहुत शार्प रहा, अपना रिवर्सल जो था वो ऑलमोस्ट 100 डे में स्ट्राइक कर लिया, और भारतीय एयरटेल 2.25% ऊपर। श्रेया, आपने क्या देखा? सर मैं भी कुछ काउंटर्स देख रही थी जहां पर फ्यूचर्स में अच्छे मूव्स आए थे। एक बार रख दीजिएगा स्क्रीन पर, एम्फेसिस का कैश भी रखिएगा और साथ ही रखिएगा फ्यूचर भी। एम्फेसिस पिछले कुछ मिनटों में अगर फ्यूचर्स में देखें तो आप यहाँ पर अच्छा 2545 और 2536 अगर आप देखें तो यहाँ पर फ्यूचर्स में था। ठीक है, ओके। अडानी पोर्ट्स, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा रखिएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्यूचर्स में कहाँ पे क्लोज हुआ है? महिंद्रा एंड महिंद्रा में कुछ मिनटों में पहले अगर आप देखें तो अडानी पोर्ट्स का हमने जिक्र किया, 2.5% ऊपर था लगभग फ्यूचर्स में। महिंद्रा एंड महिंद्रा निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी थी यहाँ पर ये डेज हाई के आसपास आया। एक बार पिडिलाइट भी रखिएगा, पिडिलाइट भी लगभग 0.25% ऊपर फ्यूचर्स में, रेड में था कैश में, लेकिन फ्यूचर्स में देखिए लगभग 0.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। तो ये कुछ काउंटर्स जहाँ पर ठीक ठाक मूव्स थे फ्यूचर्स में। लेकिन वीरेंद्र जी, इस हफ्ते की समाप्ति की ओर अब बढ़ रहे हैं, मात्र 1 मिनट रह गए हैं मार्केट FNO मार्केट की क्लोजिंग में, और ये हफ्ता काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा। उतार चढ़ाव वाला रहा, और आज का दिन तो आप मत पूछिए जनाब, मतलब जहाँ शुरू है वहीं खत्म लगभग। बट ये वीकली कैंडल जो है वो क्लोज हो रही है 24,366 पे, यानी एग्जैक्टली निफ्टी का 50 वीक एक्सपोनेंशियल, एग्जैक्टली निफ्टी बैंक का
ये सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो रहा है और निफ्टी आईटी जो है अगर मैं देखूं तो करीब 31,357। निफ्टी आईटी में मैं स्पेशली एक टिक दूंगा। 3 हफ्ते हो गए हमें वीकली चार्ट्स पे स्ट्राइक करते हुए 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज को अभी तक सक्सीड नहीं हो पाए हैं, तो ये एक अगर आप देखें पहलू रहेगा। बाकी काउंटर्स लेके आइए जो कि आज स्ट्रॉन्ग मूव लेके क्लोज हो रहे हैं। मिड कैप आईटी प्रभावशाली रहा ओरेकल फाइनेंशियल्स की लीडरशिप में, और एक बार सारे सेक्टर इंडस्ट्रीज लेके आइएगा जरा प्लीज यहाँ पर। मिड कैप आईटी, हॉस्पिटल स्टॉक्स, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, और अगर आप देखें आज कैपिटल गुड्स का दिन रहा, और जरा प्लीज वो सेक्टोरल ग्रिड रखिएगा एक बार जरा यहाँ पे उसको देखते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज चुनिंदा लिकर स्पेस के स्टॉक्स में अच्छा मूव रहा। आप ये मैक्स हटाइए, अपोलो रखिए स्क्रीन पे। तो ये कुछ काउंटर्स, मार्केट शट। और मेरे ख्याल से आज सारी बातचीत के बीच में एक बातचीत तो रही गई है ना, कि आज राजेश जी से बात नहीं कर पाए कि देखना क्या है इस हफ्ते वीकेंड पे। राजेश जी एक बात कहूँ मैं, आप तो खैर बोल ही देंगे, संक्षेप में रखिएगा, बट मैंने सफ़ेद सागर देखी, यकीन मानिए दिल छू गया ये सीरीज। अच्छी बनाई है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छी थी, नो डाउट। श्रेया देखिए सफ़ेद सागर? बहुत लोगों को सफेद सागर नहीं देखी सर मैं। जी राजेश जी। मैं कह रहा था कि बहुत लोगों को उस ऑपरेशन के बारे में पता ही नहीं था, शरीर से लोगों को जानकारी मिल गई। देखूंगी इस वीकेंड, देखूंगी सर सफेद सागर, अच्छा लग रहा है, रिव्यू अच्छे आ रहे हैं इसके। राइट। मैंने 2005 या 7 में एक स्टोरी पढ़ी थी वेब पे, मुझे शादी कहाँ पढ़ी थी मुझे याद नहीं अच्छी तरीके से, और वो जो नेविगेशन अगर आप देखें इंस्ट्रूमेंट्स थे कि पायलट अपने साथ कैरी करके ले गए थे, तो आशीष और मैं जब बात कर रहे थे कि मैंने यार वो देखना वो सीन कब आएगा, तो इस सीरीज़ के 5वें एपिसोड के 47 मिनट 21 सेकंड पे वो सीन है, ज़रूर देखिएगा। याद करके आए सर आप टाइम। हाँ, बहुत अच्छी सीरीज, ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल देखूंगी सर मैं सफेद सागर। चलिए अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, और सोमवार की सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल मुनाफे की तैयारी में। और कल के दिन यानी 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री की वो स्पीच लाल किले की प्राचीर से देखना मत भूलिएगा। CNBC आवाज पर वो पूरी कवरेज जारी रहेगी। नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।